आज तक जनता में विश्वास जगा हुआ है कि राजू सिंह यूज करना नहीं जानता। बाहुबली कहते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? रघुवंश बाबू जैसे लोगों से लड़ रहा था तो मुझे भी साधु की उपाधि मिली। उस दौरान एक सपना तो होगा ना? ये हम लोग के लिए बड़ा शॉकिंग था। बोल करके वहीं से आंख में आंसू डाले हुए कि हमारी इच्छा नहीं हो रही है जाने की, लेकिन सर लालू जी को हटाना है गद्दी से, राबड़ी देवी को हटाना है गद्दी से, जंगल राज को खत्म करना है, इसलिए कड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। हम उनके साथ भी काम कर चुके हैं और चिराग पासवान के साथ भी काम कर रहे हैं। डिफरेंसेस क्या देखते हैं? अभी तो शादी भी नहीं की है। मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा तेजस्वी जी भी लगातार बोल रहे हैं जल्द आप शादी करो कि हम लोग कम से कम बारात में जा सके। गलती थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार के अंदर आप कितना भी कुर्ता पैजामा व्हाइट पहन लो, लेकिन नेता शब्द ही एक गाली है। वजह क्या रहा? क्यों चुनाव हार गए? अगर मेरी कुर्बानी से बिहार का भला हो जाए तो भला मैं क्यों पीछे हटूं? वीआईपी ज्वाइन तो आपने नहीं किया, लेकिन सिंबल जब आपको मिला तो क्या कुछ डील हुआ था? कुछ पैसे कौड़ी की भी बात हुई थी? ये राजू सिंह को खरीदने वाली कोई नोट, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई इस तरह का चीज इस धरती पर पैदा हुआ हो जो राजू सिंह खरीद ले। तो मंत्री बनने का सपना उसी समय राजू सिंह ने देख लिया था या फिर एक डील हुई थी मंत्री बनने की? देखिए, इसको 100% इनकार भी नहीं किया जा सकता। वीआईपी तोड़ते समय क्या हुआ था? मुकेश सहनी से कोई बातचीत, टकरार? क्या ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, ऐसे गुंडों के कारण ही राजू सिंह जैसे लोग चुनाव जीतते। हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप। मैदान में हम लड़े हैं, जो दुश्मनों के खिलाफ मेरी तलवार जरूर हननाई है, लेकिन गरीबों के लिए मेरा सर भी झुका। रक्षक बन के हमेशा काम किया आप लोगों ने। आपको लगता है कि बिहार में कभी राजपूत समाज नेतृत्व करेगा? नमस्कार, मैं हूं सागर और आप न्यूज हाट का पॉडकास्ट देख रहे हैं, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों के उन चेहरों से रूबरू होते हैं जो आज बिहार की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के ऊर्जावान और जुझारू नेता माननीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू सिंह जी। मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज विधानसभा से 4 बार विधायक चुने गए डॉक्टर राजू सिंह राजनीति में अपने मजबूत पकड़, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में अनुभव और समाज सेवा के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। बीटेक, एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई करने वाले राजू सिंह जी का पारिवारिक व्यवसाय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता की सेवा और बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाई। आज वे बिहार के पर्यटन मंत्री के रूप में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय मंत्री जी, पहले तो आपका न्यूज हाट के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि उद्यमी से मंत्री बनने तक का सफर आपने कैसे तय किया और आखिर इसकी जरूरत कैसे हुई मंत्री जी? देखिए, एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है इसकी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स कर पाऊंगा, लेकिन जिस फील्ड में रहा, ये हमेशा से, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा पढ़ाई जब मेरी शुरू हुई तो हमेशा से अपने क्लास का मॉनिटर बनना, अच्छा, ये हमेशा से इच्छा रही कि नहीं मैं कहीं भी ऊपर वाले इस जगह पे ही बैठूंगा। और ये इच्छा कहीं न कहीं से राजनीति में भी आई और राजनीति में आने के बाद में यहाँ तक पहुंचा। अगर इसकी पूरी दास्तां कही जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी दास्तां होगी। पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, लेकिन 1990 के बाद और 2005 तक जो बिहार जल रहा था, तो कहीं न कहीं पढ़ाई समाप्ति के बाद में जब मैं बिहार आता था, इंडिया आता था और गांव आता था, तो मेरा क्षेत्र हुआ करता था पश्चिमी देहरा साहेबगंज जी। और कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2005 में चुनाव लड़ने आया और 1995 से दैनिक जागरण जो है एक संस्करण आती थी जो नेट पे आना शुरू हो गया था। और 1995 से मैं सुबह की नींद खुलती थी और मैं दैनिक जागरण देखता था। अच्छा, और उस समय कोई ना कोई मेरे क्षेत्र की आपराधिक घटनाएं जरूर होती थी। मतलब रसिया में रहते हुए भी आप नजर बना के रखते थे अपने बिल्कुल। और वो देख करके आत्मा को झकझोर दिया कि आखिर कब तक चलेगा। और जब मैं क्षेत्र में आया घूमने के दौरान, जब देखा इस तरह की स्थितियां, तो मुझे लगा कि ईश्वर ने शायद मुझे अपने क्षेत्र में आकर के, अपने गांव में आकर के, अपने लोगों के बीच आकर के, लोग जो हतोत्साह हो चुके थे, क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर थे, इनके लिए कुछ किया जाए। और वो मुझे राजनीतिक के रास्ते वहीं से प्रेरणा मिली। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे सवाल पे अगर हम लोग चलें कि बिहार के साहबगंज जैसे इलाके से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी और अब राजनीति की मुख्य धारा तक पहुंचना कितना कठिन था और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए? बहुत कठिन था।
इसको कठिन नहीं कहा जाए, बल्कि इसको बिल्कुल मैं अपने आप को भी नहीं समझ पाता कि मैं कैसे उस समय वहाँ से निकल करके यहाँ आया। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद में मेरा एक अच्छा व्यवसाय चल रहा था, और हम लोग का अपना व्यवसाय में कंट्री लेवल पे बिल्कुल टॉप 5 में आया करता था, CIS कंट्री में। और उसके बाद में यहाँ आना कितना कष्टदायी हुआ, और यहाँ आने के बाद में मैं सोच भी नहीं पाया था कि इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। अच्छा। ये तो जब मैं राजनीतिक में आया तो मैं सोचा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के आताताई हैं, ये हैं, इनसे उलझना पड़ेगा। लेकिन एक ये आताताइयों से उलझना, और एक तरफ समाज के वैसे लोग जिनको जात पात में बांट के रख चुका दिया गया था, वैसे लोगों से भी उलझना नहीं, बल्कि वैसे लोगों को समझाना, वैसी मानसिकता को खत्म करना, जात पात, कास्ट लाइन, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सब चीजों की बड़ी मतलब मैं नहीं समझ पाया था कि इतना भी झेलना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले ने, ईश्वर की कृपा, इन सबको झेलते हुए और ईश्वर का आशीर्वाद मिला, मैं आज यहाँ तक हूँ। जब शिक्षा की बात की जाए तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी तक पढ़ाई आप कर चुके हैं, तो इतने शिक्षित होने के बावजूद राजनीति जैसे उबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म पर रास्ता चुनने के लिए प्रेरणा, मतलब कैसे आप इसके लिए? मैं बताया ना कि मैं कहीं से कभी सोचा भी नहीं था। बट यूं ही कहा जाए कि जो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र है आज भी चर्चाओं में रहता है। लेकिन वो समय था 90 से लेकर 2005 तक का, जो कोई ऐसी दिन नहीं होती थी जिस दिन कोई ना कोई आपराधिक घटनाएं ना हो। पश्चिमी दियारा के नाम से वहाँ नक्सली सेंटर हुआ करते थे, और इस तरह होते थे कि जितने भी अच्छे लोग थे जो नहीं चाहते थे किसी तरह के दंगे में फंसना, इसमें फंसना, वो सब जगह छोड़ने को मजबूर हो गए थे। और मैं अपने गांव में आया, गांव की जो स्थिति मैंने देखा कि गांव में भी 5 बजे 6 बजे के बाद लोग निकलना नहीं पसंद करते थे। वैसी परिस्थितियों में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिस मिट्टी में जन्म लिया हूँ उस मिट्टी की सेवा करना मेरा धर्म है। कर्ज उतारना होगा मिट्टी का। बिल्कुल कर्ज उतारना होगा, और मैंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के, ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज भी मैं एक मंत्री होने के बाद भी शायद मैं जहाँ रहता था वहाँ मेरे स्टाफ भी इससे अच्छे सुख सुविधा में रहते थे। अच्छा। जो आज मैं सुख सुविधा में, मतलब पूरी आलीशान व्यवस्था में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो व्यवस्था मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हाँ वो कितना भी बड़ा पद पा करके मैं वो नहीं पा सकता। सब चीजों को त्याग कर बिहार की मिट्टी से प्यार था, अपनी मिट्टी से प्यार था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साहबगंज से निकलकर इतनी दूर तक की यात्रा की, इतनी पढ़ाई की, आप कह रहे हैं कि अपराध भी आपको झकझोरता था आपके इलाके में, लेकिन राजू सिंह जब बिहार में राजनीति शुरू किए तो एक बाहुबली वाली जो छवि वो है वो निकल कर आई, लोग बाहुबली कहते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप राजनीतिक के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपके सामने वाला कौन होता है उसका प्रतिबिंब आपके ऊपर जरूर पड़ता है। अच्छा। तो मेरे सामने वाला जो आदमी था वो बहुत बड़ा आतताई था, आतंकी था। अब तो नहीं रहे, स्वर्गवासी रहे, मैं उनको बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बट वो कंप्लीट रूप से जो लालू प्रसाद यादव जी का जो जंगल राज था, उस जंगल राज के एक बड़े पुरोधा थे। तो निश्चित रूप से एक बड़े पुरोधा से लड़ाई लड़ने का मतलब मेरे ऊपर भी उस तरह का आरोप लगेगा ही, क्योंकि मैं लड़ाई किससे लड़ रहा था? वही मैं किसी साधु संत महात्मा से, कोई अच्छे पॉलिटिशियन से लड़ता रहा था, रघुवंश बाबू जैसे लोगों से लड़ रहा था तो मुझे भी साधु की उपाधि मिलती। लेकिन एक उस बाहुबली से लड़ रहे थे, बाहुबली से लड़ रहे थे, बाहुबली कहने लगे, लोग बाहुबली कहने, और इसलिए टक्कर भी आप मतलब दे पाए। निश्चित रूप से टक्कर मैंने दिया, वहां की जनता ने मिलकर के टक्कर दिया, वहां की पब्लिकों में विश्वास जगा कि ये आदमी पीछे नहीं हट सकता। मैंने आज तक वहां के लोगों का उपयोग नहीं किया, बल्कि जहां जरूरत पड़ी मैंने आगे अपना सीना लगाया, मेरे लोग पीछे रहे। ये आज तक जनता में विश्वास जगा हुआ है कि राजू सिंह यूज करना नहीं जानता, फ्रंट फुट पर आकर खेलते। बिल्कुल, मैं फ्रंट फुट पर खेलता हूँ। मैं आज भी मेरी ये है कि मेरे साथ रहने वाले कैसे सेफ रहें, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, अपने बारे में कभी चिंता ही नहीं किया। और ईश्वर आगे बढ़ाते गए। चलिए, अब शुरुआत करते हैं थोड़ा शुरुआत से। मतलब आपकी परिवार की क्या कहानी है? आपके पिताजी मुखिया रहे हैं कई बार, तो पारिवारिक क्या इतिहास रहा है राजू सिंह जी का? देखिए, बेसिकली आप ग्रैंडफादर एंड थर्ड जनरेशन से ऊपर से जाएंगे तो मेरे परदादा जी थे, बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उस जमाने में भी हमारे परदादा जी, मेरी परदादी वगैरह सब पढ़ी लिखी थी। मेरे दादाजी अपने 7 भाई हुआ करते थे। अच्छा। और 7 भाई में उस समय भी 4 भाई BHU में पढ़े, और BHU में टॉपर भी रहे। मेरे अपने जो दादाजी, सहोदर दादाजी थे, वो इतने सीधे साधे इंसान थे कि वो अपने और भाइयों को पढ़ाने में, क्योंकि मेरे परदादा जी पहले ही एक्सपायर कर चुके थे, और भाइयों को पढ़ाने में खुद की पढ़ाई
नहीं कर पाई, और सभी भाइयों को आगे पढ़ाए। मेरे दादाजी से जो बड़े भाई थे वो पॉलिटिशियन थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। मेरे पिताजी भी मुखिया में आए, उनकी भी एक अजब कहानी है। वो कभी मुखिया का चुनाव वो भी लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ इसलिए लड़ने आए क्योंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी रामविचार राय जी थे, उन्होंने ठान लिया था, मेरे पिताजी भी, कि राजनीतिक के बहाने ही ऐसे लोगों का नाश किया जाएगा। और पहला ट्रेलर उन्होंने मुखिया के रूप में दिखाया था 2001 में, और तब उन्होंने 2005 में मुझे तो जमीन प्रेरित किया ही, जमीन खींच के लाया ही, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, ऐसे दुष्ट को, ऐसे लोगों को यहाँ से हराने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए, समाज के सही माहौल लाने के लिए यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर तुम्हें आना पड़ेगा। चाहे मैं जानता हूं कि यहाँ पर तुम आओगे तो बहुत से लोगों यहाँ शहीद हुए हैं, हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सके, तो मैं अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। और तो इतनी बड़ी सोच, बिल्कुल इतनी बड़ी सोच आपके पिताजी की रही। यही मेरी पारिवारिक हिस्ट्री रही है। आपके बचपन के दिनों की कुछ कहानी बताइए, कैसे मतलब बचपन बीतता था? बचपन मेरा बड़ा नटखट था। हाँ, बचपन के दिनों में 3 भाई था, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई, एक मैं। पारिवारिक ये था कि मैं उस समय भी मेरी बात कैसे चले, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, तो उसमें नटखरा क्या करता था। और बचपन का समय बड़ा ही बहुत ही अच्छा था। बचपन का समय अच्छा कोई था। अगर छोटी मोटी कहानी याद हो बचपन की, पिताजी के साथ, भाइयों के साथ, कुछ इस तरह की कोई कहानी याद हो? नहीं, बहुत कहानी याद है। पढ़ने के लिए सब प्रेरित करते थे, मैं पढ़ने में सो था, मिडिल था। अच्छा। मेरे बड़े वाले भाई स्कॉलर थे। अच्छा। छोटे भाई वाले भाई पढ़ने में काफी तेज थे। बड़े भाई, एक बार की वाकया याद है कि मैं सोते पढ़ते पढ़ते सो गया था। शाम के समय, उस समय तो ललटेन का युग था, ललटेन में पढ़ रहा था। 8-9 बजे के आसपास नींद लग गई थी। बड़े वाले भाई ने क्या किया कि वो ललटेन में एक बत्ती लगा करके उसको जला करके पैर में दाग दिए। और उस समय बड़े भाई से मेरा जो झंझट हुआ था वो कभी मैं भूलता नहीं हूँ। पढ़ने के लिए मुझे पढ़ाना चाहते थे और मैं पढ़ने से थोड़ा भागता था। ये झंझट मुझे हमेशा याद रहता है, बचपन का नटखटना। ये मतलब परिवार का जो माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राजू सिंह, आपने बताया कि मतलब मेरा पूरा परिवार जो था पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, मतलब धनवान कैटेगरी में आप लोग थे, रईस के कैटेगरी में आते थे। देखिए, 2 जनरेशन पहले बहुत बड़े रईस के कैटेगरी में आते थे। बीच का समय बिल्कुल किसान का समय था। क्योंकि आप जानते हैं कि जमींदारों की जब जमींदारी गई थी तो थोड़ा वो लोग ये हुए थे। लेकिन एक अच्छे किसान हम लोग जरूर थे। मेरा परिवार एक अच्छा किसान था, खाता पीता किसान ही था। फिर हम लोगों ने बाहर निकला, बाहर पढ़ाई की, बाहर पढ़ाई करके बिजनेस में आया। कभी मेरे परिवार में कोई बिजनेस में आया नहीं था। हम लोग बिजनेस में आए तो उसको बहुत आगे बढ़ाए। तो ये बिजनेस में आने की क्या कहानी थी, कैसे? बड़ी कहानी है। मेरे बड़े भाई पहले रशिया गए थे। रशिया जाने के बाद में वहाँ पे भी स्कॉलर थे अपनी यूनिवर्सिटी में, पीपुल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे। पहली बार एम्बेसी के द्वारा, एम्बेसडर के द्वारा उनकी मुलाकात हुई थी भाई मोहन सिंह एम्बेसी के चेयरमैन से। और एम्बेसी मेडिसिन फार्मा कंपनी से आती थी। उन्होंने भी वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया था। उसके बाद में वो थोड़ा लोगों के लाइमलाइट में रहने लगे थे इंडियन कम्युनिटी के बीच में। तो भाई मोहन सिंह के साथ में उन्हें ट्रांसलेटर के रूप में काम करने का मौका वगैरह मिला था। और वहीं से फार्मा बिजनेस की शुरुआत हुई थी एम्बेसी के साथ। और फार्मा बिजनेस बढ़ते बढ़ते आज अपना रूप ले चुका। फिर उसके बाद फिर आप गए? बिल्कुल, उसके बाद में मैं 90 में गया था रशिया। 90 में। और 90 में जाने का 95 में मैंने मास्टर की डिग्री समाप्त की थी। मास्टर की डिग्री समाप्त करने के बाद में मैंने बिजनेस शुरू किया था और इधर पीएचडी का भी अपना कोर्स शुरू किया था। तो 95 से लेकर के 2005 तक, क्या मैं 2005 में चुनाव भी, दोनों चुनाव जीता। मैं एनआरआई रहते हुए जीता। एनआरआई रहते हुए मैं चुनाव, उस पे आएंगे, उस पे हम लोग आएंगे। इंटरेस्टिंग है। 2005 की कहानी पर हम लोग आएंगे। लेकिन एक सवाल यह है कि जब आप पढ़ाई कर चुके थे या पढ़ाई कर भी रहे होंगे, उस दौरान एक सपना तो होगा ना, एक सपना देखे होंगे, ये बनना है, मंत्री बनने का सोचा था कभी? देखिए कि हमेशा से रूल करना उसको नहीं कहेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग करना, ये नेचर में ये नेचर में था कि मुझे करना है। जहां भी रहना है, जिस फील्ड में रहना है, ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी पॉलिटिक्स करना है। लेकिन 2005 के बाद से यही एक रास्ता मिला था कि अत्याचारी, दुराचारी लोगों को कैसे सफाया किया जाए, उसका प्लेटफॉर्म यही सबसे अच्छा लगा। इसलिए मैंने पढ़ाई करते समय कुछ जीवन का सपना, कुछ ऐसा परिवार वालों की तरफ से कि तुमको ये बनना है,
ये करना है। देखिए, मुझे कभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर हाँ। बनने की कभी इच्छा नहीं थी। अच्छा। मैं जिस समय पढ़ाई भी कर रहा हाँ, था, हाँ। उस समय अपने पढ़ते लाइफ में भी हुँ। 91 में जब रशिया सोवियत संघ टूटा था हुँ, और यूक्रेन अलग हुआ था, हुँ, तो हुँ, यूक्रेन में मेरे अपने कुरातर जो हुआ करते थे, जो मेरी हुँ, देखभाल हमारे इंडियन स्टूडेंट की क्या करते थे, हुँ। उनको मैंने चुनाव लड़वा करके वहाँ चुनाव जिताया था। अच्छा, वहाँ भी चुनाव वहाँ भी लड़वा चुनाव के लड़ जीता जीता है। है, क्योंकि एक चुनाव का ऐसा माहौल था कि हाँ। कैसे अपने हुँ, आप को ऊपर रखा जाए। तो उसका हुँ, रास्ता हुँ, राजनीति ही था और वहाँ हुँ, पे हुँ, उस समय में हुँ। फॉरेनर्स कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे। नहीं अच्छा। तो जिस समय हम लोग वहाँ पे हाँ, 2005 तक रहे, अगर हाँ, रहता कि फॉरेनर्स चुनाव लड़ सकते हैं, हाँ। तो मैं रशिया में बहुत बड़ा पद पे रहता। मतलब बिहार आने की नौबत नहीं आती, वहीं पे वहीं पे रहता। रूल वहीं करने की मतलब रूल उसको नहीं किए, सेवा हुँ, की भावना थी शुरू से हुँ, और हुँ, वो सेवा की भावना इससे राजनीतिक से ही मिल सकती थी। हुँ, इसलिए हुँ। सेवा की भावना मेरा। अच्छा, जब आप विदेश गए, पहली बार जब विदेश गए, तो उस समय का क्या अनुभव था? एक बिहारी नौजवान पहली बार विदेश जाता है, हालाँकि पहले आपके भाई वहाँ गए हुए थे, बहुत सारी बातें आपको पता होगी, लेकिन पहली बार जब गए बिहारी के तौर पे, तो उस समय का थोड़ा निश्चित रूप अनुभव? से हुँ, वो जो दौर था 1990 में मैं पहली बार विदेश गया। हुँ, बहुत कम सारे लोग उस समय हुँ, दूसरे कंट्री में जाया करते थे। हाँ, अंदर से एक हुँ, खुशी थी ही हुँ, और पढ़ाई करने के लिए जा रहे हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ, विदेश जाने का और उस समय जब गया तो लगता हुँ, था हुँ, कि भाई मेरा इंडिया कब ऐसा होगा? उन सब अच्छा, देशों में घूमने के बाद मेरा हाँ, बिहार कब ऐसा होगा? हाँ, हमसे पचासों साल वो आगे थे। हाँ, लेकिन आज हाँ, पिछले 1 दशक में हाँ, 2014 के बाद से देखने को मिल रहा है, हुँ, मेरा हिंदुस्तान जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है, मैं हाँ, 1990 में जहाँ मैं था रशिया में, हुँ, आज मेरा इंडिया वहाँ पहुँच चुका है। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं हैं। हाँ, हम अब 30-35 साल पीछे हैं और जिस समय हाँ, 100 साल पीछे थे 90 में, हाँ, आज मैं 30-35 साल पीछे हूँ। अच्छा, इस तरह का नेतृत्व अगर हम लोगों के पास 5-10 साल और मिलता रहा, हाँ। तो इन सब कंट्रियों को पीछा छोड़ देंगे। थोड़ा-सा उस समय के बारे में बताएँ, बिहार में मतलब क्या था? 90 में आप गए थे, मतलब लालू जी का राज जो है, हुआ था, वो शुरू हो चुका शुरू था हो चुका था। और उस समय के दौर को छोड़कर फिर आप रसिया गए, तो कंपेयर अगर करें उस समय बिहार और रसिया, कोई ज़मीन-आसमान। कंपेयर का जगह ही नहीं बनता है। हाँ। रशिया के किसी गाँव से भी कंपेयर किया जाए तो भी बिहार का कंपेयर नहीं बनता। हुँ, बिल्कुल, ये स्थिति यही थी। स्थिति थी। कुछ एग्ज़ाम्पल आपके पास हो, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अपराध था बिहार में। बिल्कुल सड़कें ना के बराबर थी। हाँ, बिजलियों का ये प्रॉब्लम था कि 90 के समय में 90% गाँव में बिजली नहीं थी। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी कोई था ही नहीं बिहार के अंदर। हाँ। पटना जैसी सिटियों पे सिंगल रोड हुआ करते थे। तो हुँ, फिर ये क्या तुलना किया जाए, वहाँ के किसी गाँव ग्रामीण इलाकों से तुलना की जा सकती हुँ। और वहाँ पर जब गए तो लोगों से बातचीत किए, तो आम बिहारियों के बारे में क्या कुछ राय था या इंडियंस के बारे में कुछ लोगों की? देखिए, इंडियंस के बारे में हुँ, हमेशा से रशिया का राय अच्छा रहा। जिस समय सोवियत संघ था, मैं जब गया था उस समय सोवियत संघ था हुँ, हुँ, और सोवियत संघ वाले लोग उनका कम्युनिज़्म था वहाँ पे हुँ, और हुँ, कम्युनिज़्म होने के कारण हुँ, पूरा कंट्री बंद था। वहाँ के लोगों को बाहर की जानकारियाँ नहीं मिल पाती थी। हुँ, लेकिन इंडिया से एक मित्रवत संबंध था। हुँ, इन हुँ। कारणों से इंडिया की फ़िल्में वहाँ डबिंग होकर के रशियन में चलाई जाती थी। अच्छा, तो इंडियन फ़िल्मों को देख कर के वो हुँ, लोग इंडिया के प्रति काफ़ी भावुक हुआ करते थे। अच्छा, इंडियंस जान कर के काफ़ी प्रेम करते थे इंडियंस भावना से। थी इंडियंस के प्रति। भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। इंडियंस अगर कहीं चले गए, हम लोग किसी हाँ, गाँव में चले गए, हाँ, शहर में किसी के यहाँ चले गए, हाँ, हाँ। इंडियंस आया है उनके लिए लगता था कि कोई भगवान मेरा आ गया है। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा प्रेम कदर, इतना प्रेम ज़्यादा है, था। इतना ज़्यादा प्रेम था, इतनी कदर करते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि रसिया और भारत का जो संबंध तब था और जो अब भी बन रहा है, तो मतलब एकदम भाईचारे वाला संबंध है। रशिया का कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो राज कपूर को नहीं जानता है। अच्छा, इतने ज़्यादा फेमस वहाँ इतने पे ज़्यादा थे। फेमस थे और इंडियंस फेमस थे। इतना सफल कैरियर, इतना बड़ा बिज़नेस सब किनारे करते हुए राजनीति में प्रवेश करने का मन बना। आपने बताया कि क्यों किया, लेकिन मतलब एग्ज़ैक्ट तात्कालिक क्या कारण क्या रहा? कैसे ईश्वर की मन असीम बनाया? कृपा रही है हुँ, कि हुँ, जिस फ़ील्ड को मैं गया, हुँ, उस फ़ील्ड के ऊँचाइयों तक पहुँचा हूँ। हुँ, और कारण अगर पूछा जाए, तो कारण सबसे बड़ा मैं यही समझता हूँ कि मैं हुँ, जिस फ़ील्ड में जाता हूँ, हुँ, उसमें पूरी तन-मन लगा करके, पूरी आत्मीयता से उसको करता हूँ। हुँ, हुँ। उसके पीछे मैं नहीं देखता कि फिर पीछे क्या होने वाला है। सफलता होगा, जो होगा असफलता देखेंगे, होगा। सफल हों, असफल हों, जो हो, हाँ, लेकिन लगेंगे तो पूरी मन से ठान लेंगे, लिया इच्छा है से। तो करके ठान छोड़ेंगे। लिया है तो करेंगे। हुँ, वही सफलता का राज। पिताजी ने बुलाया था। अगर बिहार, इंडिया आने की बात किया जाए, हाँ, तो अपनी तो इच्छा हुई ही 2000 के आसपास आने की, हुँ, लेकिन हुँ, पिताजी की जिद ने मुझे यहाँ लाया। हाँ, पिताजी ने कहा कि नहीं चलना होगा। हाँ। मैंने आपने पहले ही बताया कि पिताजी का ये भावुक बिल्कुल, था कि मतलब कुर्बान होना पड़े तो होना होना पड़े, पड़ा लेकिन अपनी नहीं। मिट्टी के लिए बिल्कुल। काम करना है। अब आ जाते हैं 2005 पर। 2005 की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, पहली बार भी चुनाव जीता आपने, लेकिन जब मन बनाया आपने कि हमको अब विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मुखिया आपके पिताजी थे ही, विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो पार्टी और दल का निर्धारण करने में कितनी कसमकस करनी पड़ी, कैसे डिसाइड किया कि इसी दल ये ठीक देखिए, रहेगा? मैं तो नया आया था, 2-4 महीने पहले आया था, 6 हाँ। महीने पहले से क्षेत्र में थोड़ा घुमा भी था। हाँ। किसी और दल में, जो राष्ट्रीय दल है, वहाँ कहीं वैकेंसी खाली थी नहीं। नई दल का जब गठन हुआ था 2003 में रामविलास पासवान जी का, संयोग से मैं उस समय दिल्ली में था। अच्छा। और उनके साथ रामचंद्र जी के साथ सब लोगों के साइकिल चला करके हमने दिल्ली में गिरफ्तारी भी दी थी जिस दिन पार्टी का गठन हुआ था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं रामविलास जी से एक लगाव सा था। तो 2005 का जब चुनाव हुआ, मैंने रामविलास जी से मिला और रामविलास जी ने मुझे हाथों हाथ लिया कि नहीं, तुमको चुनाव लड़ना है, मेरी पार्टी से लड़ना है। इसलिए मुझे कोई पार्टी का टिकट लेने के लिए इधर उधर दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और टिकट दिया था, चुनाव जीत गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार की उस समय की राजनीतिक मतलब स्थिति के बारे में। हालांकि अस्थिर दौर था, 2005 में चुनाव हुए, कुछ सीटें लेकर जो कुंजी होती है सरकार की, रामविलास जी अपने पास रखे। तो मतलब क्या था उस समय का राजनीतिक परिस्थिति, क्या था? क्योंकि लालू राज खत्म हो रहा था और नीतीश जी के उदय का समय था, तो पूरा राजनीतिक परिदृश्य उस समय का थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जिस समय नीतीश जी कृषि मंत्री थे और रामविलास पासवान जी टेलीकॉम मिनिस्टर थे, जी, मेरे संबंध इन दोनों लोग से थे। मैं दोनों यहाँ जब भी इंडिया में आता था, इन लोग के यहाँ जरूर जाता था। अच्छा। नीतीश जी की एक अच्छे लीडर्स की छवि मेरे नजर में जरूर थी। और पूरे बिहार की जनता उस समय न नीतीश जी को वोट दिया था, ना रामविलास जी को वोट दिया था। बिहार की जनता ने लालू यादव को हराई थी, राबड़ी देवी को गद्दी से उतारी थी। गुस्सा था लोगों में, उन्होंने उनको उतारा था। तो उनको जब उतारा था तो फिर से वो ना बन जाए। मुझे याद है, मैं भी उस समय मॉस्को में ही था, कलाम साहब मॉस्को में चुनाव जीत करके मॉस्को गया था। अच्छा। मेरे दोस्त जो हैं वहाँ पे लोग पार्टी सेलिब्रेट किए थे, मैं मॉस्को में था जब सरकार यहाँ गिरी थी। अच्छा। और वहीं पे अब्दुल कलाम आजाद साहब भी मॉस्को में थे। अच्छा। और सरकार गिरी तो एक गुस्सा बिहार के अंदर बड़ा गजब का था कि हमने तो लोगों को, किसी को ये सोच के नहीं जिताया था कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं और रामविलास जी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने जो आरजेडी को हरा सकता था, जो व्यक्ति, हम लोगों ने आरजेडी को हराया, राबड़ी को हटाया, उसको वोट दिया था। तो उसमें से एक मैं भी था कि ये राक्षस राज कैसे खत्म हो, जंगल राज कैसे खत्म हो। और जंगल राज खत्म होने के बाद में फिर से दोबारा चुनाव में झोंक दिया गया, ये हम लोग के लिए बड़ा शॉकिंग था। और मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, मैंने पार्टी तोड़ी नहीं और पार्टी से भागे नहीं, बल्कि मैं और आज स्वर्गीय अभय सिंह नहीं है, अभय जमुई विधायक हुआ करते थे उस समय, मैं, अभय और आज अनिल जी हैं जो हम पार्टी में जी, हम तीनों लोग रामविलास जी के घर पे जाकर के उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ के शाम का खाना खाए। अच्छा। हमको आज भी याद है कि वो सिंघी मछली, अपने बिहार का जो आता है सिंघी मछली चावल खाना खाए। और वहां पे हम लोगों ने कहा कि सर, सरकार बनाने के पहल में चलें, करनी चाहिए। अगर आप नहीं चलते हैं तो सर हम लोग को माफ किया जाएगा, हम सरकार बनाने के पहल में जाएंगे। और वहीं बोल दिया था, बोल करके वहीं से आंख में आंसू डाले हुए कि हमारी इच्छा नहीं हो रही है जाने की, लेकिन सर लालू जी को हटाना है गद्दी से, राबड़ी देवी को हटाना है गद्दी से, जंगल राज को खत्म करना है, इसलिए कड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है, जो मैं पार्टी छोड़ करके कहीं जाने को विवश हो रहा हूँ। और मैं उनके घर से, उनके उस डाइनिंग टेबल से आंख में आंसू भरे हुए मैं और अभय और अनिल जी बाहर निकले। और बाहर एक टैक्सी बुलाई हम लोगों ने। अच्छा। और टैक्सी बुला करके मैं सीधे बीजेपी के दफ्तर पहुंचा था। दिल्ली की बात बता रहा हूँ। मतलब भावुक पल था वो। बिल्कुल, रात का समय था। 9-10 बज रहा था। 9-10 बजे रात में। 9-10 रात के बाद वहाँ पे खाना खा करके हम लोग निकले थे। तीनों लोग तीनों भाजपा में आए जी। तीनों भाजपा में नहीं, उस समय फिर नीतीश जी की, मतलब ये हुआ, नीतीश, भाजपा उस समय सरकार बनाना चाह रही थी। भाजपा उस समय उस रोल में थी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार किसी तरह से बन जाए और नीतीश जी लीड कर रहे थे बिहार को, इसलिए नीतीश जी के साथ। तो मतलब क्या चाहिए था एक्चुअल में? वहां पर मैं समझता हूँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के गार्जियन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो इस मोह में, क्योंकि रामविलास जी सबों के नेता थे, उनके लिए जाति पाति महत्व नहीं रखता था। वह स्वर्णों के भी नेता थे, मुस्लिम के भी नेता थे, हिंदू के भी नेता थे। उनको कहीं न कहीं लगता था कि ये दल जो है मिल करके, इसमें मुस्लिमों का नुकसान होगा। हमको लगता है इसलिए वो नीतीश जी को नहीं चाहे। नहीं तो नीतीश जी तो उस समय उनको भी ऑफर दिए थे रामविलास जी को कि आप ही बन जाओ मुख्यमंत्री। अच्छा। हाँ, लेकिन वो किसी भी तरह से वो नहीं वो चाहते थे कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, जो कहीं से
एनडीए गठबंधन को शायद मंजूर नहीं था। रामविलास पासवान, मतलब ये भी एक अजीब सी मतलब बात है कि खुद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला उस व्यक्तित्व को, और उसने, देखिए रामविलास पासवान जी एक विशाल व्यक्तित्व का नाम है। अगर हम्म, उनके बारे में आज के समय में वो आज हम अंबेडकर की पढ़ाई करते हैं, अंबेडकर जी के बारे में करते हैं, कल होकर के कल क्या वो समय आ रहा है रामविलास जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जाए तो बड़ी लंबा समय लगेगा। वो व्यक्तित्व जो गांव से निकल कर कैसे देश और दुनिया के राजनीतिक पे छा गया, एक बड़ा विशाल व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व के बारे में इतने कम समय में हम लोग कुछ नहीं चर्चा कर सकते। अच्छा, जब चर्चा हो ही रही है उनके बारे में, तो उनके पुत्र चिराग पासवान हैं। आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं और चिराग पासवान के साथ भी काम कर रहे हैं। डिफरेंसेस क्या देखते हैं बाप और बेटे के बीच में? देखिए चिराग जी में और रामविलास जी में एक तो उम्र का, अनुभव का, इसका तो अंतर होगा ही। बट चिराग जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने रामविलास जी के कदम चिन्हों पे वो भी चल रहे हैं। अभी थोड़ा अनुभव की कमी हो सकती है, राजनीतिक में बहुत काफी दिनों से नहीं है, वो तो फिल्म की दुनिया में चले गए थे। फिर भी बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा जता रही है, जिस तरह से रामविलास पासवान जी के ऊपर जताई थी। तो मैं समझता हूँ, आशा रखता हूँ कि निश्चित रूप से परिपक्वता आएगी। अभी तो शादी भी नहीं की है, मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा तेजस्वी जी भी लगातार बोल रहे हैं जल्द आप शादी करो कि हम लोग कम से कम बारात में जा सके। मतलब उनके पिताजी के समय से आप साथ हैं, मतलब पार्टी की नींव आप लोगों ने रखी थी। बिल्कुल, उनके पिताजी, माताजी, उनके चाचा जी, पारिवारिक संबंध। मैं उस समय दीपावली के समय में शायद अपने घर पर नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके घर पर बैठ करके मैं वहाँ पे दीपावली मनाता था। परिवार की टूट पर क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से परिवार बिखरा है, टूटा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कहीं न कहीं स्वार्थ में लोग ऐसा किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्योंकि मैं रामविलास जी का ब्रदर प्रेम, भाई का प्रेम, और कोई देखना हो, किसी से सीखना हो तो रामविलास पासवान जी, और दूसरा भाई प्रेम किसी को सीखना हो तो यहाँ बिहार में अभी प्रभुनाथ बाबू। इस तरह का भाई प्रेम और राम लक्ष्मण के भ्राता प्रेम को याद दिलाता है। तो कभी आपने प्रयास नहीं किया दोनों परिवारों को जोड़ने का? देखिए हमारी जो अपनी हैसियत है, जो मैं जिस लेवल तक हूँ, क्योंकि मुझे अगर रामविलास पासवान जी जिंदा रहते, रामचंद्र पासवान जी जिंदा रहते, तो इनके सामने मैं जितना अपनी बातों को रख सकता था, अच्छा, आज चिराग जी के पास उतना रखने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अगर ये दोनों भाई रहते, रामचंद्र या रामविलास पासवान जी, तो ये दोनों लोग मुझे, मैं भी भैया कहता था, ये लोग छोटे भाई की तरह मानते थे, और ये दोनों का विराट हृदय था, किसी बात को सहज पचा जाते थे। लेकिन उस तरह का भी चिराग पासवान जी के साथ मेरा नहीं हुआ है। अहंकार है चिराग पासवान में थोड़ा? नहीं, अहंकारी मैं इसको नहीं कह सकता, स्वाभिमानी कह सकता हूँ। स्वाभिमानी जरूर है, स्वाभिमानी जरूर है। चलिए, उस समय के परिप्रेक्ष्य की बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। चुनाव आपने जब जीता 2005 में पहली बार, मतलब बहुत दिनों से लोग राजनीति करते हैं और चुनाव नहीं जीत पाते हैं, और उसके अपेक्षा करें तो आप काफी कम समय लगे और चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीतने के बाद कैसा फीलिंग, क्या आया, मतलब क्या लगा कि? देखिए चुनाव अपने जीतने से जितनी खुशी नहीं हुई, आरजेडी को हारने से उतनी खुशी। अपना जीत मेरे लिए नॉर्मल सा था, लेकिन जब मैं चुनाव जीत के कल होकर के क्षेत्र में निकला, लगभग 35 किलोमीटर में दोनों साइड लोग खड़े थे और अबीर से पूरे रोड को ये कर चुके थे, पूरे फूलों की बारिश कर रहे थे। वो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं जीता इसलिए कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा था कि अब बिहार का शायद तकदीर तस्वीर बदलने वाला है। वो खुशी जरूर आ रही थी। साहबगंज जीत रहा था, बिहार जीत रहा था। लोगों के चेहरे की खुशी देख करके अपने आप को सो रहा था, अपनी जीत से खुशी नहीं हो रही थी। अगर मैं चुनाव जीत ही जाऊं और सामने वाला व्यक्ति अगर उसका चेहरा सुखा रहे तो फिर जीत का मतलब कहाँ है? सामने वाले व्यक्ति की खुशी को देख करके खुश होता है व्यक्ति। मतलब क्या क्षण रहा होगा उस समय का? मतलब तो बिल्कुल भावुक इतने लंबे समय के आतंक के बाद एक ऐसी सरकार और एक ऐसा विधायक वहां से चुनकर आया था जो जनता का सेवक था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके जो पहले के काम थे, जो व्यावसायिक काम था जिसमें आप थे वहां पर, और नेतागिरी, कितना कठिन लगा नेतागिरी? देखिए दोनों के अलग अलग महत्व है। मैं पहले ही बताया आपको, चाहे आप व्यवसाय करते हो, उसमें भी जब तक पूरी आत्मा नहीं डालोगे आप उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। राजनीतिक कर रहे हो उसमें भी पूरी, हाँ राजनीतिक में जरूर है, व्यवसाय में झूठ का कोई रास्ता नहीं था। व्यवसाय आप ईमानदारी से बढ़ गए, और राजनीतिक में है कि आपको लोग मजबूर करते हैं झूठ बोलने को।
मैं तब भी नहीं बोलता। हाँ। मेरी इसलिए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लोगों से होती है, मैं झूठ हम्म, बोलने की कोशिश नहीं करता। तो हम्म, थोड़ा व्यवसाय में राजनीति में यही अंतर है कि राजनीतिक मजबूर करता है गलत करने के लिए, हाँ। व्यवसाय कभी मजबूर नहीं करता गलत करने के लिए। अनुशासन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ज्यादा अनुशासन व्यावसायिक चीजों में बिल्कुल, रखना बिल्कुल, पड़ता है। व्यवसाय में बिल्कुल अनुशासन है, व्हाइट कलर जॉब होता है, ये हम्म, तो व्हाइट कलर जॉब है नहीं। राजनेता को हम्म, तो आप जानते हैं कि हम्म, बिहार के अंदर आज भी, हम्म, हालाँकि ये कब परिदृश्य चेंज होगा, हम्म, बिहार के अंदर आप कितना भी कुर्ता पैजामा व्हाइट पहन लो, हम्म, लेकिन नेता शब्द ही एक गाली है। हम्म, वो कांसेप्ट कब बदलेगा हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है जो अभी बिहार की राजनीति चल रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति चल रही है, निश्चित रूप से नेताओं के प्रति भी कांसेप्ट लोगों का बदल रहा है और बदलेगा। सुबह सुबह जब आप उठते हैं या कोई भी नेता, बड़ा नेता जब सुबह में जगता है तो दरवाजे पर बहुत सारे लोग मिलने वाले, कोई समस्या लेकर खड़े रहते हैं। क्या फीलिंग उस समय आती होगी? फीलिंग नहीं, अभी तो मेरी आदत में शुमार हो गई है। हाँ। सुबह नींद खुलती है, चाहे सामने कोई लड़का आता है, तो उससे पहले यही पूछता हूँ कितने लोग आए हुए हैं, हम्म, उनके लिए चाय दिया कि नहीं, कि पहले मेरे लिए लाया, और पूछ करके फिर कौन से इंपॉर्टेंट लोग आए हुए हैं, कौन से लोग आए हुए हैं, कोई गरीब आए हुए हैं, और पूछ करके उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। अगर उस तरह के इंपॉर्टेंट लोग ज़्यादा आ गए हैं तो हो सकता है मैं 10-15 मिनट के अंदर फ्रेश होकर के नीचे उतर जाऊँ। नहीं 2, 4, 5, 10 लोग आए हुए हैं और वीआईपी लोग हैं जो इंतजार कर सकते हैं, तो फिर आधे घंटे थोड़ा 45 आराम मिनट से। रुक के आराम करके थोड़ा पूजा पाठ करके स्नान वगैरह करके नीचे उतरता हूँ। इसलिए मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया कि नींद खुलते चाहे कहीं भी रहूं, नींद खुलते चाय के पहले जरूर पूछता हूँ कौन कितने लोग लोग आए आए हैं, हैं? कितने आए हैं, उनका आदर सत्कार हुआ है कि नहीं, तब चाय को पीता हूं। ये मतलब आदत में शुमार ये है। आदत में सुना। अब 2005 का दूसरा जो चुनाव हुआ था, अक्टूबर में हुआ था शायद, उसकी बात कर लेते हैं। 2005 पहला वाला तो आपने लोजपा से बता ही दिया पूरी जो कहानी थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से टिकट पाने का क्या था, इतिहास क्या था, कैसे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम्म, वहां पे जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता था। मतलब सिर्फ रखता था कि आरजेडी को कौन हराना है। हराएगा, हाँ, हाँ, आरजेडी को कौन हराएगा, उस व्यक्ति को जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी थे उनको कौन हराएगा। तो वहां पे मतलब नहीं रखा किस पार्टी का टिकट है, किस पार्टी का टिकट नहीं है। मैंने अपने आप को 6 महीने के अंदर लोगों के सामने खड़ा कर दिया था कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों से लड़ने मुझे आता है, और लोगों ने दिखाया कि आप लड़ने का काम करो, वोट देने का काम ठोक करके हम लोग देंगे। नहीं तो बातचीत कोई तो होगा जो बातचीत करने गया होगा, या आप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं, बातचीत जब करने नीतीश के कुमार लिए? की सरकार बनाने की पहल में जब हम लोग गए थे, हाँ, तो अंदर स्टूट था कि अच्छा, सरकार गिरी, उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद में जब ये हुई तो वहां से खबर आया कि अपनी पार्टी से चुनाव लड़ो। उस समय बीजेपी भी कही और ये भी कहे। तो मतलब कौन नेता मतलब सक्रिय भूमिका में थे सरकार बनाने के लिए जो पहल मैं कर रहे नीतीश जी थे? के साथ डायरेक्ट था डायरेक्ट? उस समय डायरेक्ट था नीतीश जी उस समय। हाँ, आज के डेट में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, हाँ, मैं नीतीश जी के साथ कभी ऐसा नहीं था, मेरी दरवाजा कभी बंद नहीं रहा, हाँ। मैं कभी डायरेक्ट नहीं आता जाता था। इसलिए नीतीश जी से मेरा कोई अच्छा, बीच का व्यक्ति नहीं था। अच्छा, थोड़ा नीतीश जी के बारे में ही बात आज अब कर लेते हैं। पहली मुलाकात नीतीश जी से? देखिए पूरी तरह याद नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि वो लगभग 2000 के आसपास में, 2001-2 इसी तरह होगा, जब वो कृषि मंत्री थे, तब उनके घर पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात कराए थे, उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति है, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। यहाँ तो हरेंद्र जी थे और वहाँ पे थे दिल्ली में, अभी भी हैं वहाँ पे, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ अच्छा, उनका। उन्हीं के थ्रू मुलाकात मेरी हुई थी। तो उनसे मुलाकात मतलब पहली मुलाकात में क्या मतलब बातचीत, कोई पॉलिटिकल तो उस समय आप थे ही नहीं? कोई पॉलिटिकल नहीं, बस बाहर दूसरे कंट्री से आते थे, 2 दिन 4 दिन दिल्ली में आते थे, लोगों से मिल करके गपशप किए। मतलब पॉलिटिकल माहौल में रहते थे आप आने के बाद हाँ, भी? आने के बाद में आते थे तो जो भी समय मिलता था उसका सदुपयोग पॉलिटिकल गलियारे में हो जाता था। 2, 4, 5 हमारे से जौहर साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा, जौहर साहब के चुनाव में लोकसभा का अभी आपको मैंने बताया, मेरे चुनाव नीतीश जी से मेरे संबंध थे। नीतीश जी से पहले संबंध मेरे जौहर साहब से थे। अच्छा, और जौहर साहब के लोकसभा के चुनाव में मैं मॉस्को में था, तो जौहर साहब ने अपने मिश्रा जी, अपने पीएस से फोन करवाया कि तो आ जाओ दिल्ली से चलना है नॉमिनेशन करने मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो मैं 2003 में पहला चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, तो मैं जौहर साहब के साथ दिल्ली से पटना आया था, और फिर पटना से उनके साथ नॉमिनेशन कराने उनको मुजफ्फरपुर गया था, और फिर उनके क्षेत्रों में उनके साथ ही हेलीकॉप्टर से घुमा करता था, जिसमें नीतीश जी से और आत्मीयता बढ़ी थी। ये जॉर्ज साहब के माध्यम से भी थोड़ा मतलब
तो मतलब उस समय 2005 के समय आप डायरेक्ट उनसे बिल्कुल, बात बिल्कुल। करते थे नीतीश कुमार जी 2005, से? 10, 15 तक मैं डायरेक्ट बात करता था उनसे। आप तक तो ठीक था, 2005 में भी जीत, मतलब 2005 में ही 2 बार चुनाव आप जीत गए। जी। लेकिन अब उसके कुछ ही दिन बाद 2009 में आपकी पत्नी रेणु सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर एमएलसी बन गई। इतनी देखिए, जो मेरा जल्दीबाजी। अपना कार्य करने का जो स्टाइल था ना, तो मैं जहाँ आता हूँ मुजफ्फरपुर जिले से, उसका हम्म। पड़ोसी जिला है चंपारण, जी। और चंपारण ही मेरी शादी हुई थी। हम्म। मेरे बच्चे लोग बाहर पढ़ते थे। जब मैं रसिया से छोड़ के आया तो लोग 1 साल बाद वो लोग भी आ गए इंडिया। इंडिया आ गए तो दिल्ली से इधर नहीं आना चाहते थे। मैं चाहता था कि वाइफ भी मेरे साथ रहें। अच्छा। इसी सिलसिले में मैंने वाइफ से झूठ बोल करके उनको नॉमिनेशन के लिए बुला लिया। अच्छा। और जब नॉमिनेशन में पहली बार हो गई तो आश्चर्य की कहाँ लाए हैं। बोले भाई आप नॉमिनेशन दीजिए, जाइए, चुनाव में लड़ूंगा। अच्छा। तो मोतिहारी के लोगों ने उस समय हाँ। निर्दलीय हाँ। भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार, हाँ। आरजेडी का अपना उम्मीदवार, और सबके बाद में निर्दलीय और अच्छे वोट से, उतने वोट से आज तो कोई नहीं जीत पाया जिस वोट से रेणु सिंह मेरी वाइफ वहां से चुनाव जीती थी। लोगों ने हाथों हाथ लिया था, और आज उसका नतीजा है कि मैं अपने जिले से सटे हुए, चाहे वो दरभंगा हो, मोतिहारी हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर तो है ही, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, बेतिया हो, इन सब जिलों में ऐसा प्रभाव जरूर है कि किसी क्षेत्र में जाता हूँ, किसी लीडर्स के लिए 2-4-5 हज़ार वोट बढ़ा देना, घटा देना मेरे लिए दाएं बाएं होता है। एक दिन के घूमने में 5-10 हज़ार वोट इधर उधर हो जाते हैं। तो मतलब झूठ बोलकर पत्नी को लाए, उसके बाद मतलब चाहते थे कि आपके साथ में मैं रहें। चाहता था कि वाइफ मेरे साथ में रहे। तो पूरी हो गई आए, मनोकामना? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद से हम लोग साथ ही रह रहे हैं। शादी की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा शादी के बारे नहीं, में शादी बताएं। तो देखिए, हम लोगों ने कभी भी दूसरे कंट्री में रहते हुए भी हाँ। हाँ। अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। हाँ। और मुझे याद है हाँ। कि मैंने पिताजी को कहवाया था अपने एक दोस्त से। हाँ। एक कॉमन दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, हाँ। लेकिन रिश्ते में मेरे बाबा लगते थे, अच्छा। मेरे पिताजी के चाचा लगते थे। अच्छा। तो हमसे भी उसी तरह बात करते थे आत्मीयता से, पापा जितने से भी उसी पिताजी तरह से। बात हाँ। करते थे। हाँ। हाँ। तो मैंने उनसे कहा था कि पापा जी को आप बता देना कि हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, हाँ। वो जहाँ कहेंगे वहीं मैं शादी करूंगा। अच्छा। और उन्होंने जहाँ शादी की बात कर दी, उसके बाद में बोले जबरन, अब उनकी इच्छा थी कि नहीं आप लड़की को देख लो। मैंने कहा कि ऐसा मेरे परिवार में न चला है, न मैं ऐसा करूंगा। और मैंने अपनी भाभी को मॉस्को से बोला कि आप जाओ, आप पटना देख करके आ जाओ। अच्छा। और मुझे याद है कि जब मैं मार्केटिंग करने गया तो भाभी को मैंने बताया था कि भाभी आप जा रहे हो लड़की देखने नहीं, सिर्फ हाँ करने जा रहे हो, चाहे वो जिस तरह के वो पापा ने ठीक कर दिया, आप मुझे वहां से अच्छा ही कहना। और शादी हुई जहाँ घर वाले चाहे वहां। बड़ी बात है, ये मॉस्को में रहते थे और ऐसा संस्कार परिवार बिल्कुल, का। अपने संस्कार को आज तक न छोड़े हैं, न कभी छोड़ेंगे। अच्छा, राजनीतिक रुचि उनकी रुचियां थी कि पत्नी रेणु सिंह जी की कोई? नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उनकी रुचि अच्छा। आ गई है। हाँ। उनको लगता है कि जनता की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम। हाँ। अच्छा, 2010 पर अब आते हैं थोड़ा। 2010 के समय बिहार देश की राजनीति का वह समय माना जाता है जब नीतीश कुमार की राजनीति अपने वास्तविक चरम पर थी। 206 सीटों के साथ विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। उस समय भी आपने तीसरी बार जीत दर्ज करके हैट्रिक बनाया था। माहौल क्या था, उत्साह कितना था? देखिए, उस समय केवल अपनी जीत का हैट्रिक नहीं बनाया था, लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी ने मुझे जवाबदेही दी थी 12 सीटों पे। 12 सीटों पर? और मैं जिस 12 सीटों पर गया वो सारी सीट जीत करके मैं आया था। अच्छा। 12 में 11 नहीं हुआ। कौन कौन सी सीटें थी उसमें? नवीनगर वगैरह थी, बोचहा थी, मतलब जिन जिन सीटों पर दिया गया। राजपूत बहुल सीटें थी? कुछ राजपूत बहुल थी, सब राजपूत बहुल नहीं थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि देखिए, केवल राजपूत होना अपने आप में कास्ट फैक्टर नहीं करता। क्योंकि मेरे यहाँ आप देखोगे तो मेरे यहाँ तो 15,000 वोट भी राजपूत नहीं वोट करते, तो अभी तो 4 बार से चुनाव जीत ही ना हो। इसलिए कोई राजपूत फैक्टर नहीं होता। लेकिन हाँ, राजपूत लोग जरूर हैं, यंग जितने जनरेशन है या बुजुर्ग हैं, सब मुझे मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। अच्छा, 2010 का जो इतना बड़ा लैंड विक्ट्री हुआ, मतलब तो कैसे देखते हैं इसको, आखिर क्यों ऐसा हुआ? 2005 से 2010 में लोगों ने विकास की धारा देखी। 2005 से 10 के बीच में लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर देखा। लोगों का एक विश्वास जमा कि कोई व्यक्ति आया, जब कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो ना, तो उसको जब खाना मिलता है तो बड़ी तेजी से खाता है। 2005 तो प्रयोग था। 2005 प्रयोग था। 2005 से मसीहा मिल गया। हाँ, मसीहा में 2010 में लोगों को लगा कि हाँ, मेरे पास कोई आया, अब इसको हाथ से मत जाने दो।
यही है जो सुधार सकता है। वही 2010 में उनको उसका लाभ मिला। लहर था नीतीश कुमार का। बिल्कुल, नीतीश कुमार का लहर था, और आज भी लहर में अगर कमी की आप बात करते हैं तो कमी वहां आ जाती है जिन बच्चों ने, जिसकी उम्र आज 25 साल 30 साल है, जिन्होंने 90 के जमाने को नहीं देखा, 2005 के जमाने को नहीं देखा, वही कुछ इधर उधर की बात करते हैं। अच्छा। लेकिन आज भी जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, उसके जहन में नीतीश कुमार ही है। एंटी इनकम्बेंसी क्या हो सकता है? नीतीश कुमार ने कोई गलत काम किया ही नहीं। मैं आपको बता दूं, 2 साल के लिए वो एनडीए से अलग भी थे, फिर भी हम लोग एनडीए के साथ रहने वाले लोग हैं, वो अलग थे, फिर भी कोई ऐसा सटीक बात नहीं होता जो हम लोग उनके बारे में बोल सकते थे। इसलिए नीतीश कुमार का बिहार के अंदर कोई काट नहीं। अच्छा, हम लोग 10 पर थे, 2010 पर थे, तो 2005 की सरकार में और 2010 के सरकार की प्राथमिकताओं में क्या डिफरेंसेस आपको लगे? देखिए, 2005 में जब आप बताया ना मैं इसके पहले कि 2005 से 2010 के बीच का दौर था, पहला चुनाव था उनके लिए, जब आतंकवादी सरकार खत्म हुई थी, एक दूरदर्शी सरकार बनी थी, एक विकास करने वाली सरकार बनी थी, और 2010 के बाद 2015 का समय आया, तो आप समझ सकते हैं ना कि एक कहावत है, देहाती कहावत है कि छप्पर जब तक चुए नहीं और उसको छवा दीजिए तो फिर उसको दर्द नहीं मालूम हुआ। तो नीतीश जी इतने ने विकास करने नहीं कि लोगों को अब मालूम ही नहीं हुआ कि हाँ, अरे ये तो होना ही था, सरकार करिए दिया। लेकिन उनको दर्द वो तब महसूस हुआ था 2005 से 10 के बीच में। 2010 के बाद में वो दर्द धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन फिर भी लहर नहीं थी, लेकिन नीतीश के प्रति आस्था लोगों की थी ही, और आज भी। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, उनका प्रादुर्भाव होता है और उसी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे दूरी बना लेते हैं, चूंकि हिंदुत्व वाला चेहरा था और गोधरा कांड था। तो उस समय पार्टी में क्या स्थिति थी? आप लोग क्या, मतलब विधायकों में क्या चर्चा थी? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी उस समय जनता दल यूनाइटेड से विधायक था, जदयू से विधायक था। उस बैठक में सम्मिलित था जिस समय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा भी दिया था। उस बैठक में उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, हम लोगों ने उनको मनाने का भी कोशिश किया था, लेकिन कहीं न कहीं दिखा नीतीश जी में, क्योंकि नीतीश जी की छवि देश लेवल के लीडरों में है, और नीतीश जी की छवि बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता की छवि है। उनको लगा नरेंद्र मोदी जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके ऊपर गोधरा का आरोप था। ये सब चीज लगा नीतीश जी को कि कहीं मेरे सपोर्ट से, मेरे साथ रहने से मेरा ये वोट कट जाएगा, डिस्टर्ब ना हो जाए। और इधर मोदी जी की जो छवि थी, वो 2014 से 2024 वाली छवि को नीतीश जी नहीं परख पाए थे, नहीं समझ पाए थे, जिसको आज उन्होंने समझा है कि देश के लिए जरूरत थी, देश के लिए जरूरत है। आज देखिए, आज किस तरह से नीतीश जी मोदी का गुणगान करते हैं, क्योंकि मोदी अब देश की जरूरत बन चुके हैं। गलती थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस समय का डिसीजन। देखिए, कोई आदमी हमेशा सही नहीं हो सकता, हमेशा गलत नहीं हो सकता। उस समय का डिसीजन उनके अपने हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता के लिए सही नहीं, बिहार के लिए ठीक नहीं था। उस समय का डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि मौका मिल गया वैसे लोगों को पनपने का जो इस मिट्टी से बिल्कुल खत्म हो चुके थे, जिनके बारे में बिहार की जनता लगभग भुला दी थी, जंगल राज को खत्म हो चुका था, लेकिन वही एक थोड़ी सी गलती फिर जंगल राज को जिंदा कर दिया, जो आज फिर इस तरह के ड्रामे देखने को बिहार के अंदर मिल रही है, और लोग इस भय के माहौल में हैं कि फिर से कहीं जंगल राज तो ना आ जाए। विधायकों में बातचीत क्या, गॉसिप क्या होता था कि गलत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं, बिल्कुल उस समय कोई विधायक का इंटेंशन नहीं था कि एनडीए से अलग हुआ जाए। अच्छा, बिल्कुल सारे विधायक चाहते थे कि नहीं, हम लोग को बड़ी बात बता रहे हैं, बिल्कुल एनडीए में रहना चाहिए। मतलब एक विधायक चाहता था कि एनडीए में रहा जाए। मैक्सिमम, एक नहीं, मैक्सिमम विधायक चाहते थे, जिससे हमारी दोस्ती होगी उसी से हम बात करेंगे ना, सबसे तो बात होती नहीं है। मैक्सिमम जो हमारे जानने वाले थे वो मैक्सिमम यही चाहते थे, और उसमें से हम लोग 8-10 लोग ने एनडीए के साथ रहना ही पसंद किया था। हाँ, फिर तो आप हम लोग की सदस्यता भी गई थी। आपके साथ 2 बार ऐसा हुआ, एक बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय में और एक बार यहाँ पर, मतलब दोनों में स्थिति में डिफरेंसेस क्या देखते थे आप? 2 नेता और 2 एक ही तरह का डिसीजन। देखिए, ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारी राजनीतिक की शुरुआत या राजनीतिक उत्पत्ति, मैंने एक बार बड़े स्टेज से बोला था, लालूवाद के खिलाफ, लालू के खिलाफ हमारी राजनीतिक उत्पत्ति है। तो मेरे लिए मेरा पहला दल वो है
जो लालू को परास्त करने वाला हो, राष्ट्रीय जनता दल को परास्त करने वाला हो, वो मेरा दल है। मेरा ये प्राथमिकता नहीं रहता है कौन सा दल क्या है। मेरी प्राथमिकता वो है जो फिर से इस जंगल राज को ना आने दे, वहाँ है। इसलिए मैं मतलब जो आपकी जनता की नब्ज थी, जिस वजह से जनता ने आपको चुनाव जिताया था, लालू का विरोध, लालू को हराना है, बाकी कोई आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वही है। हाँ, आज भी वही है। आज भी वही है। पिछली बार के चुनाव का आप ये बात चर्चा करेंगे, 2020 का आएंगे तो मैं बताऊंगा उस पर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा 2013 के बाद, मतलब आप आ गए भारतीय जनता पार्टी में, तो 2014 का लोकसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को राजनीति को समाप्त करने वाला एक तरह से, आप केवल 2 सीटें और सीएम का पद से इस्तीफा। कैसे उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, कैसे देखते हैं? देखिए, उस समय त्रिकोणात्मक लड़ाई हो गया था। और बिहार की स्थिति, बिहार की लड़ाई 2 धुरियों में नहीं चलती है। तो 2 धुरी से अलग हट करके जो हुआ था, तो उस समय लगा था नीतीश जी को कि भाई बिहार की जनता मुझे चाहती है। और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता मन बना दिया नरेंद्र मोदी का। तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री को लगा होगा इस तरह का, जो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री दूसरे हुए। तो उस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिहार की जनता और देश की जनता बहुत अच्छा डिसीजन ली थी, जिसका आज इसको खमियाजा नहीं के, बल्कि जिसका प्रतिफल आज देश को मिल रहा है। कि जो कभी हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला देश आज मेरे सामने जो है घुटने टेकने को तैयार रहता है, ये नरेंद्र मोदी के आने पे ही संभव हुआ ना। लेकिन आपको तो खामियाजा भुगतना पड़ा 2015 में। अगर हम अपनी कुर्बानी दे दे और देश मेरा आजाद हो जाए, तो उसमें मेरे जैसा लोग एक कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर मेरी कुर्बानी से बिहार का भला हो जाए, तो भला मैं क्यों पीछे हटूं? वजह क्या रहा? क्यों चुनाव हार गए 2015 में? 2015 में चुनाव हारने का सबसे बड़ा वजह ये रहा, मैं समझता हूं कि नीतीश जी और आरजेडी, यहाँ मैं बताया कि 2 धुरियों में चुनाव होता है। समीकरण इस तरह का मिला, और 10 साल जो हो गए थे ना, वो बताए ना कि 10 साल में नए वोटर्स कभी 30-40 हजार जुटे थे, न्यू वोटर्स। और जो न्यू वोटर्स जुटे थे वो 90 के दशक को नहीं जानते थे, 2005 के दशक को नहीं जानते थे। और एक बार मेरे लिए भी वो देखना जरूरी था। तो 2015 में मैं भी बड़ी आराम से चुनाव लड़ रहा था। अच्छा। और चुनाव के दिन मैं समझ गया था, निश्चिंत थे। और मैं चुनाव, आपको जानकर ये भी आश्चर्य लगेगा कि मैं जिस दिन चुनाव हारता हूँ, हंसते हुए निकलता हूँ, और कल होकर के अपने कार्यकर्ताओं की बैठक करता हूँ। अच्छा। और मैं उसी दिन से फिर मेरे को यही लगा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूँ। क्षेत्र की जनता, पब्लिक ने मुझे हारे हुए रूप में नहीं देखा। मैं सिर्फ विधानसभा में जाने लायक नहीं था, नहीं तो पब्लिक का सारा काम मैं करते रहा, जो 2020 में फिर अपार बहुमत से चुनाव जीता। तो मतलब कैसे चली सियासत 15 के बाद बिना विधायकी के? अब शुरू से जब से राजनीति में तब से विधायक रहे हैं। अच्छे संपर्क रहे हैं सारे। देखिए, प्रशासन के लोगों में काम करने वाले IAS IPS लोग हैं, और इन सब लोगों से मेरे अच्छे संबंध रहे, अच्छे ताल्लुकात रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे ताल्लुकात अच्छी रही, इसलिए मैं उस समय भी विकास का काम करता ही रहा। उस समय भी लोगों का काम, जो जिनकी समस्या होती थी, चलता ही रहा। सरकार किसी की भी हो, मेरे अपने काम, अपने लोगों का काम होने में कभी ऐसा नहीं लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? इतना काम किए, इतना मेहनत किए, फिर भी चुनाव हार गए। अगर हार के छोड़ देता तो गलत होता है। चुनाव जीत जाने के बाद में आदमी छोड़ने की कभी-कभी इच्छा होती है। अच्छा। जैसे अभी बीच में इच्छा हो रही थी, फिर चुनाव जीतूंगा इच्छा होगी, लेकिन हारने के बाद में, हार करके मैदान छोड़ देना तो मैं किसी गेम में भी नहीं सीखा हूँ। और ये तो नेचर ही शुरू से रहा है। नेचर ही यही है। अच्छा, कि जब तक जीतूंगा नहीं हटूंगा नहीं। अब बता रहे थे छोड़ देने की राजनीति, तो आखिर वो कौन सा ऐसा पल था जब आपको इच्छा हुआ कि अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? कभी लगता है, जब बच्चे भी मेरे बड़े हो गए हैं, जब कभी लगता है कि कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं। अभी तो आपकी राजनीति चरम पर है, मंत्री हैं। नहीं तो राजनीतिक, देखिए राजनीतिक है, चरम पे है, बड़ा नाम है, बड़ा ओहदा है। पारिवारिक जवाबदेही भी कोई चीज होती है। उस समय मुझे लगता है कि मैं पारिवारिक जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे लेकिन पा फिर रहे भी हैं मैं सोचता हूँ कि चलो, अब परिवार में 2-4 लोग नहीं है, परिवार में 2-4 लाख लोग हैं, उसका निर्वहन कर रहा हूँ, इससे अपने आप को सांत्वना देता हूँ। बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, शिकायत रहती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल महीनों बात किए हो जाते हैं। पटना में रह करके महीनों देखे हुए हो जाते हैं। मेरे एक बेटा पटना में रहता है, मैं वो देखे हुए 2-2 महीने हो जाते हैं पटना में रहने के बाद भी। क्या करते हैं आपके बेटे? थोड़ा पारिवारिक। एक बड़ी वाली बेटियां मेरी अभी इंग्लैंड में है। अच्छा।
और छोटी वाली बेटी पढ़ाई सिडनी करती हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रही है, LSE में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर कर रही है। छोटी वाली बेटियां मेरी मास्टर कर रही है सिडनी यूनिवर्सिटी से। बेटे मेरे यहाँ अभी 12 में है, अच्छा, वो साथ में रहते हैं। अच्छा। अब हम लोग चलते हैं 2020 में। 2020 में आप तैयारी तो भाजपा से कर रहे थे, लेकिन सीट चला गया वीआईपी को। तो उस समय का क्या कहानी था कि मुकेश सहनी की पार्टी आपने खुद ज्वाइन की या फिर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहा कि भाई चले जाओ उधर मैं ही आपको सीट? एक चीज बताऊंगा तो बड़ी आश्चर्य लगेगा जी। कि जब सीट चला गया, हाँ। चाहे जिस कारण से गया हो उसमें नहीं जाऊंगा, हम्म, जब सीट चला गया मुकेश सहनी जी के पास, हम्म। तो मैं संपर्क करने नहीं गया। अच्छा। लेकिन मुझे चुनाव लड़ना था। मैंने अपने क्षेत्र में एक मीटिंग की। उस मीटिंग में लोगों ने कहा कि भाई आप निर्दलीय चुनाव आपको लड़ना है और हम लोग अच्छा। चुनाव जिताएंगे। हाँ। फिर हमारा संपर्क हुआ चिराग पासवान जी से। अच्छा। मैं दिल्ली गया, चिराग पासवान जी से मिला। हम्म। जब मैं चिराग पासवान जी से मिला, हम्म, वहां पे उन्होंने कंफर्म भी किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में थे उस समय, कि नहीं आप मेरे दल से लड़िए, आपका तो पुराना दल है। लेकिन हमारे बीजेपी में जितने सहयोगी मित्र साथी थे सब चाहते थे कि नहीं मैं इधर से लड़े, इधर से लड़ूं, एनडीए से ही लड़ूं। लोगों ने फोन किया, मुझे बुलाया, बोला कि मुकेश जी आपसे संपर्क करेंगे। फिर मुकेश जी से कोई न्यूट्रल जगह पे हमारी बातचीत हुई। मैं ऑफिस में नहीं गया। अच्छा, बातचीत हुई? बातचीत के बाद उन्होंने पहले ना फिर हाँ, हाँ। 2-3 दिन तक इस तरह से चला। फिर मैंने उसको बताया कि भाई बताओ आप या तो सिंबल दोगे, नहीं तो मैं दूसरे सिंबल से चुनाव लड़ूंगा, या दूसरे सिंबल से लड़ूंगा। फिर उन्होंने एक होटल में सिंबल मुझे भेजा। अच्छा, भेजा। मैं उस समय तक पार्टी का सदस्य नहीं था। अच्छा। मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया, मैं पार्टी का सदस्य नहीं बना था। अच्छा। फिर इन लोगों ने 2-4-5 दिन बाद में पार्टी के कुछ लोगों को भेज करके मुझे सदस्य बनवाया, जबकि मैं बोला कि किसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सदस्य, जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ सदस्य बनना चाहिए। हाँ। मैं सदस्य बना और मैं उस समय भी उनको बताया कि मैं सदस्य तो इस पार्टी का बन रहा हूँ, बट मेरी पार्टी आरजेडी के खिलाफ की पार्टी है। आरजेडी के साथ कोई पार्टी जाएगी तो मैं वहां नहीं रह सकता हूँ कभी भी। ये मतलब डील पहले ही हो चुका था, पहले ही आपने बता दिया? पहले ही बता दिया था, बीच में मिलके भी बताया। जब वो मंत्री बने, बीच में उनके यहाँ जाने आने का हुआ, थोड़ा उनका एटीट्यूड में इस तरह से देखा कि वो दूसरे तरफ भी बात करते हैं, तो मैंने उनको बता दिया था पहले भी कि आपकी बात हो सकती है, मैं पार्टी के खिलाफ, मेरी पार्टी भाजपा है। उस समय भाजपा थी? बिल्कुल एनडीए है। मेरी पार्टी एनडीए है और मैं एनडीए में जो है उसके साथ हूँ, जो एनडीए में नहीं है उससे अलग। मतलब लालू के खिलाफ जो लड़ेगा हम उसी के बिल्कुल साथ हैं। अच्छा, एक सवाल मतलब ये भी है कि जब वीआईपी ज्वाइन तो आपने नहीं किया, लेकिन सिंबल जब आपको मिला तो क्या कुछ डील हुआ था? कुछ पैसे कौड़ी की भी बात हुई थी टिकट के एवज में? ऐसा कुछ नहीं बात हुआ था। कुछ बात हुई थी कि पार्टी सहयोग वगैरह का कुछ बात हुआ था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन बात कुछ हुई थी तो पार्टी में, हम जिस पार्टी में रहे हैं, मैं अपने साथियों को जहाँ देखता हूँ, ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो मैं निश्चित रूप से सहयोग करता हूँ पार्टी के कैंडिडेट। अच्छा, मुकेश सहनी से जुड़े हुए भी कुछ सवाल है मेरे पास। जब मुकेश सहनी की चर्चा हुई है तो देखिए, मुकेश सहनी भी एक उद्यमी हैं और उद्यमी से नेता बने हैं, आप भी उद्यमी से नेता बने हैं, तो रिश्ते कैसे हैं दोनों के, जो राजनीतिक और ये विरासत है, कैसे उसको देख रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बात तो कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चाहे 2 दिन के लिए हो या 2 साल के लिए हो, जिस दल से मैं चुनाव लड़ा था उस दल के नेता तो हैं, तो किसी न किसी रूप में मेरे नेता भी हुए। इसलिए मैं अपने नेता के ऊपर उस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा जो कि अमर्यादित हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुकेश जी को अभी राजनीतिज्ञ बनने में समय लगेगा। राजनीतिक केवल एक कास्ट से नहीं होता, एक जात से नहीं होता, जमात से होता है। और मुकेश जी राजनीतिक को भी व्यवसाय बना दिए हैं, जो व्यवसाय नहीं होना चाहिए। आपने जब टिकट लिया था तो दिल से चाहा, मतलब था कि उनके पार्टी में जाएं अंदर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एनडीए के साथ थे और मैं आरजेडी के खिलाफ हुई। यहाँ 2 धारा की बातें चलती है, राष्ट्रीय जनता दल, एनडीए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक आपने नहीं कहा कि आखिर मेरा सीट क्यों चला गया उधर, रीजन क्या था? देखिए, जिस समय सीट का बंटवारा होता है ना टिकट का, उस समय किसी शीर्ष नेतृत्व के पास में जिसका टिकट कट गया हो, उसके लिए उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैंने उस समय, और ऐसा मेरी आदत भी नहीं, मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया, मैं कभी सिंबल के लिए बहुत भाग दौड़ भी नहीं किया। होता है ना, लोग नाक रगड़ते हैं, ऐसा कोई बात कभी किया नहीं हूँ, इसलिए उस आदत में शुमार भी नहीं है। लेकिन मेरी बात 1-2 लोगों से हुई थी तो पहले ही बता दिया गया था कि भाई
सिंबल उनका रहेगा, लड़ेगा अपना, लोग आप लड़िए, उनको बता दिया गया है कि आपको लड़ना है। हाँ। बात खत्म। अच्छा, मुकेश सहनी बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको कैसे नेता कैसे लगते हैं? देखिए, अभी बिहार में जो चल रहा है, जात पात धर्म संप्रदाय की जो बात चलती है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके स्वजाति ने तो उनको एक्सेप्ट किया है, बट सब जगहों पे नहीं। जैसे मैं अपने ही क्षेत्र की बात कर लूँ, तो मैं अपने क्षेत्रों के लिए अगर सहनी समाज में जाता हूँ तो वहाँ राजू सहनी है। पकड़ है वहाँ आपकी? वहाँ वहाँ आज के डेट में भी, हाँ। क्योंकि मुझे से एक बार मुझे याद है, खुद भारतीय जनता पार्टी से अजय निषाद जी चुनाव लड़े थे, हाँ। और 10,000 वोट पर सीमित गए थे, जबकि सहनी वोट भी 10,000 देता है केवल। हाँ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी में अन्य जातियों का भी वोट था, लेकिन 10,000 वोट पर सीमित गए थे। उस समय मुझे 50% लोग वोट दिया था। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहाँ सहनियों का आवास निवास स्थान है, मैक्सिमम जगह पे वहाँ जादवों का निवास स्थान है। ये बांध के किनारे, नदी के किनारे ये लोग रहते हैं, दोनों में संघर्ष और होता है। दोनों में हमेशा संघर्ष हुआ है। तो जंगल राज के साथ जाने वाले में हमको नहीं लगता है कि सहनी समाज के लोग, जो तुच्छ कुछ परसेंटेज लोग थे पहले भी थे और आज भी वही लोग रह जाएंगे। थोड़ा मुकेश सहनी का अपना प्रभाव यंगस्टर में जरूर है, जिन्होंने उस जंगल राज को नहीं देखा है, जिन्होंने वो दबाए सताए लोगों को नहीं देखा है, अपने पूर्वजों को नहीं देखा है। आपका अनुभव तो उनसे काफी ज्यादा, भले हुए आप उनके पार्टी से चुनाव लड़ लिए, लेकिन आपका अनुभव तो निश्चित रूप से 95 से पॉलिटिक्स में मैं उनसे बहुत पहले से हूँ। राजनीतिक में अनुभव क्या, वो देश के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, समाज में जाने जाते हैं, उसका भी एक अनुभव उनको जरूर होगा। लेकिन ये गलतफहमी में वो ना रहे कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो उनका सहनी वोट 100% उनके साथ चला जाएगा, ऐसा संभव बुला नहीं रहे हैं उनको। वो अगर एनडीए के साथ रहते हाँ। तो 100% वोट ट्रांसफर। हाँ। इसलिए कि आप जान जाते हैं वोटर्स में ये होता है, वोटर्स को जिसके साथ जाने की इच्छा है ना, हाँ। अगर आप भी उधर चले जाते हैं तो आपका और झंडा बुलंद करके वो जाता है, और पूरा आपको लगता है 100% हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे साथ जा रहा है। बुला रहे हैं मुकेश सहनी को आप? आ जाए, स्वागत है, एनडीए में आ जाए। उनके लोग एनडीए के लोग हैं, उनके वोटर जो उनको चाहने वाले हैं वो एनडीए के लोग हैं। मैं आज भी विनम्र आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि मुकेश सहनी जी आ जाए, उनका तो देखिए भाई, मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं मुकेश सहनी जी। चलिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, साहबगंज से चुनाव लड़ने का न्योता देकर चैलेंज कर दिया था आपने। देखिए, मैं चैलेंज नहीं किया था। हाँ। वो चीज मैंने अपने स्वार्थ में किया था। अच्छा। कहीं ना कहीं मुकेश जी एक बड़े नेता तो हो गए, अपने दल के तो नेता हैं ना। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब मैं 2005 में चुनाव लड़ने आया था, राजू सिंह लड़ रहा है इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया था। लालू के राम विचार राय जी और लालू के खिलाफ लड़ रहा है, ये उसको हरा सकता है, उसको हराना है, इसलिए मुझे वोट दिया था। तो आज मुकेश जी एनडीए की तरफ से आवे, फिर मैं तो उनका स्वागत करूंगा, मैं अपना सीट में उनको छोड़ दूंगा कि एनडीए से आप लड़ जाओ। लेकिन अगर वो आरजेडी से आते हैं तो वहाँ मुकेश जी नहीं रहेंगे, आरजेडी रहेगा और राजू सिंह रहेगा। तब जाकर आर पार की लड़ाई होगी। तब आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए मैंने उनको, अगर उनके समझने में कहीं कोई ये रहा हो, गलतफहमी हुआ, तो मैं आपके माध्यम से समझा देना चाहता हूं। क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं समझा देना चाहता हूँ कि वहाँ में स्वागत है, साहेब मेरे एनडीए से लड़ने आवे, मैं अपनी सीट को छोड़ दूंगा। बड़ी घोषणा है। बिल्कुल, बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह ये कह रहे हैं कि अगर साहबगंज से वो चुनाव लड़े तो वो सीट मैं छोड़ दूंगा, छोड़ देंगे, पार्टी मैंने और मुकेश सहनी के साथ हो जाएंगे। मुकेश सहनी के साथ हो जाएंगे। चलिए, बड़ी बात है। चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा टूट जब वीआईपी की हो रही थी, तो वीआईपी तोड़ते समय क्या हुआ था? मुकेश सहनी से कोई बातचीत, टकरार? कोई तोड़ने उड़ने की बात नहीं हुई थी। देखिए, मैं बताया ना पहले भी कि मैं जिस तरह से खाना खा करके रामविलास जी के यहाँ के टेबल से उठ के चला था, मैं उसी तरह से मुकेश सहनी से कभी वार्तालाप में दिक्कत नहीं किया। मैं उनके घर पे जा करके, मुझे आज भी याद है, उनके ड्राइंग रूम में उसी तरह कचौड़ी सब्जी, मैं मिश्री राज जी, वो तीनों आदमी खा रहे थे, और मैं वहां उस टेबल पर भी उनको बोला था अगर एनडीए से अलग होइएगा तो हमसे आशा नहीं रखिएगा। एक ही शर्त है। एक ही शर्त है। तो इसलिए हमारा तो कोई है ही नहीं, मैं छोड़ के कहाँ गया, वो कहीं छोड़ के चले जाए, फिर आ जाए, स्वागत। अच्छा, हमारा तो दल ही रहा है, एनडीए का दल, आरजेडी के खिलाफ का दल। तो मैं तो आग्रह करता हूं कि आप छोड़ के गए हुए हैं, फिर आ जाएं, आपका स्वागत उससे भी ज्यादा करेंगे। आप चुनाव लड़ने आएंगे तो आपका सारथी बन करके आपके साथ रहेंगे। एक चर्चा यह भी है कि जब पार्टी तोड़ा था आप लोगों ने, या टूटा था स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत, तो मंत्री बनने का सपना उसी समय राजू सिंह ने देख लिया था, या फिर एक डील हुई थी मंत्री बनने की? देखिए, मंत्री बनने का ये मेरा दुर्भाग्य रहा। मुझे तो 2005 से ही मंत्री बनने का था। अच्छा। मेरा नाम भी चला था, मुझे सूचना भी हो गई थी, लेकिन किसी कारण से एक
उस तरह के लोगों से चुनाव लड़ना, तो कहीं ना कहीं मुझे बाहुबलियों के लिस्ट में खड़ा कर दिया गया। वो इसलिए छवि आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए जाकर के दिक्कत हुई। नहीं तो मैं तो 2005 से मंत्रियों की लिस्ट में था। अच्छा, मुकेश सहनी ने कहा कि आप लोगों ने उनको धोखा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने मेरे विधायकों को खरीद लिया है। अब देखिए, खरीद फरोख्त की बात करने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग, उस तरह के उद्यमी लोग, हम लोग भी व्यवसाय किए हैं, आज तक खरीद फरोख्त की बात नहीं की। और मुझे तो लगता ही नहीं कि राजू सिंह को खरीदने वाली कोई नोट, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई इस तरह का चीज इस धरती पर पैदा हुआ हो जो राजू सिंह को खरीद ले। मैं आपके माध्यम से मैं दावा करना चाहता हूँ कि इस तरह की बात अगर कहीं से आ जाए, मुकेश सहनी जी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भी बड़ी घोषणा, बड़ी बात राजू सिंह जी कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है कि 2020 के समय मुकेश सहनी को कोई अगर हीरो बनाया, कोई नेता बनाया, तो भाजपा थी। 11 सीट देना आपको लगता है कि ये मतलब नीतिगत भूल थी भाजपा की? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आप जानते हैं, उनमें बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने क्या सोच करके किया। लेकिन पार्टी तो उनको सीट जरूर दी, लेकिन जो 4 विधायक जीते, वो 4 विधायकों ने उनको नेता बनाया, जिसकी बात आप कर नहीं रहे हैं। वो 4 विधायकों के मंत्री बने। हाँ, वो नहीं जीतते तो नेता नहीं बनते मुकेश सहनी। तो 2025 में दरवाजे खोल कर रखे हैं आप लोग मुकेश सहनी के लिए। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अपने मन की भावना आपके सामने व्यक्त किया कि अगर वो आ जाते हैं हमारे एनडीए गठबंधन में, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको स्वीकार कर लेती है, तो अगर जरूरत पड़ेगी मुझे अपनी सीट छोड़ने की, तो मैं उनको अपना सीट दे सकता हूँ। आप उनके पार्टी से विधायक रहे हैं, तो आपके माध्यम से भाजपा बात करने का प्रयास नहीं कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि मैं जब उनके यहाँ से छोड़ करके आया, फिर उनसे मैं बात कैसे करूंगा। और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग खुद चल करके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास चल के नहीं जाती। अच्छा, व्यक्तिगत आपकी राय क्या है? एनडीए में अगर मुकेश सहनी आते हैं तो फायदा एनडीए का होगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। मुकेश जी अगर आते हैं एनडीए में, तो एनडीए का परसेंटाइल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा मुकेश जी को होगा। अच्छा, न कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपार बहुमत से चुनाव जीत, वहाँ डिप्टी सीएम का पद है, वहाँ 60 सीट का डिमांड किए हैं। जहाँ कभी सरकार ही नहीं बन रही है, जहाँ कोई सीएम ही नहीं बन रहा हुआ, डिप्टी सीएम मन से कुछ भी बन जाए। अच्छा, वहाँ कुछ होना ही नहीं है। वो लोग इस बार 50 पार करने वाले नहीं है, तो वहाँ क्या डिप्टी सीएम और सीएम, वहाँ तो सीएम भी बना दे सकते हैं। वहाँ तो कोई संभावना नहीं देखते हैं, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। चलिए, अब मंत्री बनने की कहानी पर थोड़ा आते हैं। पहली बार कब पता चला कि राजू सिंह मंत्री बन जाएंगे फाइनली? आपने कहा कि पहले भी बहुत नाम चला करता था, और हम लोग भी मीडिया में देखते हैं कि पिछले बार भी नाम आपका चला था। मैं 2005 से ही मंत्री बनने का ये था कि चल रेस में है। मेरे साथ के जितने साथी थे, लोक जनशक्ति पार्टी से आए हुए जितने व्यक्ति थे, सिवाय मेरे जो जदयू में आए थे, सबके सब मंत्री बने थे, सिवाय मैं बच गया था। वो पीछा मेरा नहीं छोड़ रहा था। ये बाहुबली का ये पहली बार पता चला मैं इस बार जब कुंभ स्नान करने में, जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उससे एक दिन पहले मैं कुंभ स्नान करने जा रहा था। मुझे मालूम था कि कल परसों में होना है। अच्छा, फिर भी मैं सोचा कि हर बार होता है, खबर आती है, नहीं बनाया, चलो चलते हैं कुंभ स्नान करने। मैं कुंभ स्नान करने जा रहा था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, किसी सीनियर पर्सन का फोन आया जब मैं छपरा के आसपास था, तब कि राजू जी आप कहीं जा रहे हैं? बोले हाँ मैं कुंभ जा रहा हूँ। तो नहीं जाइए, रुक जाइए। मैं क्यों? तो बोले रुक जाइए। फिर भी मैं चलता रहा। फिर कुछ आगे बढ़ा, बलिया के आसपास गया, फिर 2-3 लीडर्स का फोन आया। अच्छा, कि रुक जाइए। मैंने फिर भी कहा कि नहीं रुकूंगा। लेकिन 12 बजे के आसपास में वाइफ भी मेरे साथ थी। वाइफ बोली कि लोग फोन कर रहा है, कुछ हो सकता है, अच्छा होने वाला हो, आप रिटर्न हो, मैं चली जाती हूँ। तो मैं एक गाड़ी से वापस हुआ, घर चला गया, गांव चला गया। मन में मतलब ये आ गया था कि मन में आ गया था कि कुछ अच्छा होने वाला है। मैं गांव चला गया, वाइफ मेरी वहां चली गई। गांव में सुबह जब मैं पूजा कर रहा था, इस तरह से स्नान करके मैं पूजा करता हूँ, रोज पूजा कर रहा था, तो मेरे मोबाइल पे घंटी कितनी बार बजी। मुझे बच्चे ने बताया कि भाई सीनियर लीडर का फोन आ रहा है। उस समय भी वो नहीं बता रहे हैं, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि आप पटना आ जाइए। पटना नहीं, मैं आपको 2 घंटा समय लगेगा, पटना आ जाइए। मैं बोला क्यों पटना आऊंगा भाई, बताओ आप क्या बात है। अच्छा। लेकिन फिर भी लोगों ने बताया नहीं। मैं पटना के रास्ते में था, उस समय लग गया था कि नहीं आज विस्तार हो रहा है जिसमें मैं शामिल हूँ। और मुझे पूर्ण रूपेण 12 साढ़े 12 में बताया गया कि आप पार्टी ऑफिस में आए, आपको मंत्रिमंडल का वोट लेना है। पता चला तो मैं इसको बहुत ज्यादा इससे उत्साहित भी नहीं हुआ,
क्योंकि आप एक बात बताइए, आपके साथ जब कोई जवाबदेही मिलती है, जिम्मेवारी मिलती है, तो उसका भी आभास होता है बिल्कुल। कि इस जवाबदेही को, जिम्मेवारी को कैसे निभा पाऊंगा। खुशी तो वो व्यक्ति होता है जिसको लगा कि अरे मंत्री बन गए। मंत्री बन गए तो मंत्री की बहुत सारी जवाबदेहियां भी हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हैं। तो कोई व्यक्ति जो इस चीज को पहले समझेगा ना कि जवाबदेही लेके चलना है, तो उसको बहुत सारी चिंताएं भी आती है। और भाजपा जैसी और पार्टी अगर भाजपा जैसी कार्यकर्ताओं पार्टी को में मंत्री बनाती बिल्कुल है बिल्कुल तो उसपे पार्टी मंत्री दायित्व का बनाती बोझ है, रहता है। बिल्कुल दायित्वों का बोझ है। यहाँ तो आप देखते हैं अभी कर्तव्य का किसी को ज्ञान नहीं है। अच्छा, मंत्री के रूप में पर्यटन विभाग का मिलना, मतलब ये आपकी पसंद थी या फिर मतलब ऐसे ही दिया गया आपको? देखिए, ये मुझसे कोई पसंद पूछा नहीं गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईश्वर की ये असीम कृपा थी कि मुझे उस तरह का विभाग मिला जो व्हाइट कॉलर विभाग है और देश दुनिया में नाम करने वाला विभाग है। मैं तो ईश्वर से यही चाहूंगा कि अगर ईश्वर मुझे दोबारा कभी कोई मौका दे तो फिर से पर्यटन ही दे। पर्यटन मंत्री का पद संभालने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? काम तो इतना ज्यादा किया कि अच्छा। गिनाते थक जाऊंगा नहीं। सबसे पहला काम में एक बात जरूर बताऊंगा। पहला दिन बैठा तो मेरे मन में जरूर आया था कि माँ जानकी की जन्मभूमि को, पहला दिन मेरे दिमाग में आया था। और मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने लोगों से बात चर्चाएं चलाई तो लोगों ने मुझे अमित शाह जी की घोषणा जो गुजरात में किए थे, घोषणा का वीडियो ला कर रख दिया। मुझे चलो तब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा। और ईश्वर की कृपा हुई कि पूरा भी हुआ और वो मौका मुझे मिला। पूरा गेरुआ में थे आप, जो 7 जन्म लेने के बाद भी जिसको ये मौका मिल जाए वो अपने आप को धन्य समझेगा। ये मुझे मौका मिला माँ जानकी जगत। आप जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आपसे कहते हैं कि सौभाग्य आपको मिला है, अगर हमको मिलता तो इसके लिए जो छोड़ना होता वो छोड़ देते। निश्चित रूप से मैं भी काफी अभिभूत था। जब पूजे पर बैठा था तो मैं आंख बंद करके अपनी माँ को याद कर रहा था, क्योंकि मेरी माँ भी वहीं सीतामढ़ी की थी। मुझे याद कर रहा था, मुझे लग रहा था कि माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है। और माँ की आंखों में मैं पूरे साहेबगंज को देख रहा था। कहा साहेबगंज के लोगों ने मुझे इस जगह पे नहीं लाया रहता तो मैं आज मंत्री नहीं बनता, और माँ जगत जननी माँ सीता के पुनौरा धाम में मैं उस मंदिर का शिलान्यास न करता होता। इसलिए उस समय मैं उस साहेबगंज की महान जनता को याद करते हुए भावुक हो चुका था। भावुक हो रहे थे। बिल्कुल। आपके पहले पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे, उनके द्वारा किए गए कार्यों से आप संतुष्ट? बिल्कुल, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए। नीतीश मिश्रा जी भी अच्छे कार्य कर रहे थे। 2 विभागों की जिम्मेवारी थी, इसलिए समय का दोनों में बांट ये हो जा रहा था। कुछ कम हुआ लेकिन कार्य को बहुत अच्छा कर रहे थे। मुख्यमंत्री होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना, हेलीकॉप्टर यात्रा इत्यादि ये सब योजनाएं चल रही हैं। और नई कौन कौन सी योजनाएं? देखिए, बहुत कम समय आया किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए। इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पर्यटन। बिल्कुल। दुनिया के बहुत सारे देशों को आप देखिएगा कि उसका पूरा आधार ही पर्यटन है। पर्यटन पर पूरी कंट्री चलती है। और मैंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा। बिल्कुल। उन सारे देशों को भी देखा है जहाँ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है पर्यटन पे। मुझे समय बहुत कम मिला जो उन सारी चीजों को यहाँ पर उतार पाऊं, कमर्शियली ढंग से उतार पाऊं। अभी तक पर्यटन में जो होता रहा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोच का अभाव, फंड्स का अभाव, चाहे जो भी रहा हो, कमर्शियली नहीं किया गया। पर्यटन में हम काम कर देते हैं, 50 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन उस 50 करोड़ का फिर मेंटेन कैसे हो और 50 करोड़ मुझे 200 करोड़ कैसे ला के दे, इसके बारे में नहीं सोचा। रेवेन्यू कैसे जनरेट हो। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं सब पे रेवेन्यू जनरेशन की काम हो रही है कि पर्यटन विभाग अपने पैरों पे खड़ा होकर के बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे सके। कब तक हो जाएगा ऐसा? हम लोगों ने लंबी रेखा खींच दी है। अब चाहे जो भी यहाँ आएगा बैठ करके, पर्यटन बढ़ता ही रहेगा, पर्यटन पीछे नहीं आएगा। 200 करोड़ से आज 2000 करोड़ पहुंचा है। आने वाले समय में पर्यटन विभाग बिहार का टॉप 5 विभाग में एक विभाग होगा। हेलीकॉप्टर यात्रा की शुरुआत कब से करने? देखिए, हम लोग तो समय बहुत कम है, पार्टिस्ट आए हैं, मिले हैं, बहुत जल्द होने वाली है। मुझे लगता है शायद इलेक्शन के पहले शुरू हो जाए, शायद। चलिए, अंतिम के कुछ और सवाल हैं। अब लास्ट मतलब अंतिम क्षणों में हम लोग हैं। पर्सनल लेवल पर भी कुछ सवाल है आपसे। रसिया से बिहार के पर्यटन मंत्री तक के सफर में आप पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जेल भी गए, क्या सफाई देंगे? एक भी ऐसा कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। देखिए, आपराधिक मुकदमा बनाया गया। अपराधी किसको कहते हैं? अपराधी उसको कहते हैं जो
अपनी कुछ लाभ के लिए वैसा काम करे, अपराध का काम करे। मेरे ऊपर एक भी ऐसे कोई मुकदमे नहीं हुए जिसमें मेरा कोई लाभ हुआ हो। अगर किसी दुर्दांत व्यक्ति को, किसी मजबूर व्यक्ति को बचाने के लिए, किसी मजबूर की सहायता करने के लिए, किसी दुर्दांत अपराधी को कुछ करना पड़े और उसको संज्ञा अगर अपराधी की दी जाती है तो ऐसा 100 बार अपराधी बनने को मैं तैयार हूँ, लेकिन वैसे लोगों को, मजबूर लोगों को सताने नहीं दूंगा। इसीलिए लोग बाहुबली कहते हैं। इसीलिए लोग बाहुबली कहते हैं। कुछ नाम है, कुछ केसेस के नाम है हमारे पास। बताएं। अर्चना गुप्ता मर्डर केस 2018। देखिए, अर्चना गुप्ता मर्डर केस नहीं है। अर्चना गुप्ता, दिस वाज एक्सीडेंट। वो मेरी फैमिली मेंबर थी। उसके हस्बैंड मेरे मित्र हैं, आर्किटेक्ट थी। और हम सारे फ्रेंड सर्किल में एक जगह बैठे हुए थे। और मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं बताया कि अपने क्षेत्रों में 20 साल से राजनीति करता हूँ, उसके बाद भी मेरे क्षेत्र में रहने वाला मेरा कोई साथी ऐसा नहीं होगा जो मेरे कारणों से जेल गया हो। जबकि राजू सिंह के ऊपर बाहुबली का ये लगता है ना, लेकिन एक भी साथी मेरा जेल नहीं गया हुआ। मैं अपने आप को आगे रखता हूँ क्योंकि वो मेरा घर था। उस घर में पार्टियां चल रही थी और पार्टियां चल रही थी 12 बजे। जैसे ही 12 बजे जश्न मना, कुछ लोगों ने फायरिंग भी किया। अब किसकी फायरिंग से कैसे क्या गोली लगी वो तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया। पता नहीं बिहार में लोग कैसे कैसे लोग हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं जो इसको मर्डर बना देते हैं। वो गोली कहीं दीवार से लग करके उसका कोई बुलेट, कोई तिनका उनके सर में घुसा और वहीं पे वो स्पॉट डेथ कर गई अर्चना गुप्ता जी। वो तो एक तरह से हम लोग के लिए बड़ा शॉकिंग था। और मर्डर केस, आप कहते हैं मर्डर केस वो होता है जो किसी को मार दिया। आपराधिक घटनाएं होती है जो किसी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, किसी चीज का पूर्ति आपको हो रहा, उसके चलते मार दिया। तो आज भी उनके हस्बैंड जो थाने में लिखाए, रपट दिए, जो गवाह दिए, सब क्या बोले, ही बोले कि हमारा तो फैमिलियर ये है। फार्म हाउस गोलीकांड इसी को लोग इसी को बोलते हैं ना, वही फार्म हाउस पे जो हुआ था। मेरे ही फार्म हाउस पर था, इसलिए मेरे ही ऊपर सारी चीजें आए। कहा जाता है लोग नशे में थे। देखिए, इसको 100% इनकार भी नहीं किया जा सकता और 100% नशा में थे इसको भी नहीं, क्योंकि 12 बजे की शुरुआत थी। कुछ लोग 1-2 पैक जरूर लिए थे। न्यू ईयर का समय था। मुझे कहने में कोई ये नहीं कि हम लोग दूसरे कंट्री में रहे हैं और 20 साल तक रहे हैं, तो हमारे ईस्ट में सब बाहर के ही रहने वाले हैं, तो लोग तो कभी कभार पार्टी में लोग लेते ही हैं। उस कल्चर वो उस तरह का है। और दिल्ली में न्यू ईयर की पार्टी बन रही थी तो निश्चित रूप से, लेकिन नशे के हालत में वैसे नहीं थे कि कोई किसी को गोली मार दे, कोई किसी को ये करते, ऐसा कुछ नहीं था। राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामला 2023। क्या ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेते हैं? ये राजद नेता कब से हो गया? ये राजद गुंडा कह सकते हैं। गुंडों का नाम लेकर के बात करना, मैं फिर से आपको बता दूं कि ऐसे गुंडों के कारण ही राजू सिंह जैसे लोग चुनाव जीतते हैं। हाँ, बिल्कुल। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप। नहीं, पैसे बांटने का मैंने उसको ऑलरेडी बहुत सारे मीडिया पे मैंने बता दिया था। पैसे बांटने का मैं, चिराग पासवान जी वगैरह सब एक गाड़ी पे खड़े थे। चिराग पासवान जी हेलीकॉप्टर से उतरे थे और थोड़ी सी धूप थी, गर्मी लग रही थी और पानी मांग रहे थे। हमने एक लड़के को पॉकेट से पैसा निकाल के दिया कि 2 तावेल और पानी का बोतल 2-3 ला करके यहाँ पे रख दो। अच्छा। उसी को बना दिया। तो विरोधी जहाँ रहेंगे उसी को वीडियो खींच करके बना दिए कि पैसे बांट रहे थे। एक भी आप बताएं, एक भी ऐसा आपराधिक मुकदमे नहीं है, उसको बनाया गया आपराधिक। मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे तभी उसको कहे जाएंगे जिसमें आपकी कहीं ना कहीं स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो, चाहे जिस कारण से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार में राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता अगर बात किया जाए तो किसकी छवि आपके सामने आती है? मैं तो सबसे पहले एक चीज आपको जरूर बता दूं कि मैं आज तक कास्ट लाइन पर राजनीति किया ही नहीं, इसलिए मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा हिंदुस्तान या प्रदेश बिहार में और राजपूत एक ऐसी जिंदा कौम है जिसका नेतृत्व कोई एक व्यक्ति कर दे, ये मुझे संभव नहीं लगता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन बड़े नेता में आपकी भी सूची में नाम है, मानेंगे अपने आप? मैं बड़े नेता नहीं, लेकिन समाज के प्रति एक जरूर है कि यूथ में एक आदर्श मानते हैं मुझे। बिल्कुल मानते हैं। और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। लेकिन एक जाति में इसको ना बांटा जाए, इसको जमात में बांटा जाए तो अच्छी बात है। और राजपूत की जहां तक बात आती है तो राजपूत में मैं जन्म लिया, पैदा लिया, मुझे इस बात का गर्व जरूर है कि जो जाति केवल शासन करना नहीं जानती, जो जाति लोगों को कैसे ठीक से रखा जाए, लोग कैसे ठीक से रहें, वो शासन नहीं, जो नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, तो इसका इस इतिहास को राजपूतों ने कई एक बार दिखाया है।
मैदान में लड़ाई जरूर रखे हैं, मैदान में हम लड़े हैं, जो दुश्मनों के खिलाफ मेरी तलवार जरूर हननाई है, लेकिन गरीबों के लिए मेरा सर भी झुका, रक्षक बन के हमेशा काम किया आप लोगों ने। अच्छा, राजपूतों की हितैषी पार्टी की अगर चर्चा हो तो कौन सी पार्टी को आप देखते हैं कि राजपूत हितों को साधने वाली पार्टी बिहार में या देश में? मैं नहीं समझता। देखिए, राजपूत अगर अब सही मामले में इतने दिनों तक शासन किए हिंदुस्तान के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि देश हित सबसे पहले उनका देश हित होना चाहिए। राजपूत का ब्लड उनके अंदर चल रहा है तो देश हित की बात करेंगे, और देश हित की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी के अगर विरोध की बात करता है तो देश हित में बात नहीं करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को मानने वाला व्यक्ति मेरे समझ से सही में राजपूतों के हित की बात करेगा। आनंद मोहन कई बार सवाल उठा चुके हैं, एनडीए में राजपूत नेताओं को तवज्जो और वह स्थान नहीं मिला। कुछ दिन पहले राजीव प्रताप रूढ़ी को भी आपने देखा था, उन्होंने भी भरे मन से कहा था कि समाज की अनदेखी हो रही है। तो इस बयानों से सहमत हैं आप? मुझे नहीं समझ में आता ये परिभाषा इसकी क्या है कि राजपूतों को तवज्जो नहीं मिल रहा। इसकी क्या परिभाषा है कि मंत्री नहीं बनाना, ये नहीं बनाना? अरे हम कर्म करते रहेंगे और हमको कोई बनाएगा तो हम बनेंगे। हमको ऊपर वाले ने उस कुल में पैदा किया है कि हम लोगों को बनाते हैं। इसलिए इस बात को कहना कि हमको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, हमको नहीं बना रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप उस तरह का काम करो, आप बनाने का काम करो। आनंद मोहन के बात से सहमत नहीं है? मैं बिल्कुल 100% सहमत नहीं, 100% सहमत नहीं। क्या यह सही नहीं है कि एनडीए मंत्रिमंडल में राजपूत समाज को काफी कमजोर विभाग मिले हैं, टॉप मोस्ट विभाग नहीं मिले हैं? देखिए, जिस तरह का व्यक्तित्व आपका होगा, जैसे मेरे को ही ले लीजिए, आप कहेंगे कमजोर विभाग, अब मैं इसको सबसे मजबूत विभाग मानूंगा। अच्छा, क्योंकि मेरी इच्छा कमजोर मजबूत किस चीज, मेरी इच्छा है कि मैं व्हाइट कलर जॉब। आपके विभाग के बारे में आनंद मोहन कह रहे थे कि राजपूत केवल पर्यटन कराने के लिए है। पर्यटन कराने के लिए नहीं है, इस पर्यटन में राजपूत अपने नाम के लिए मरा है। और मैं नहीं समझता कि इस विभाग से बड़ा कोई विभाग है अपने नाम के लिए। इस विभाग से कोई बड़ा विभाग नहीं है। अब किसी को ये लगता हो कि हाँ बड़ा विभाग सिर्फ पैसे से होता है, तो मैं तो उसको नहीं समझता। विभाग को तो बनाना और बिगाड़ना उनके मंत्री और सेक्रेटरी के हाथ में कि कैसे वो बनाते हैं। अच्छा, राजपूत समाज तो नेतृत्व करने वाला समाज है। आपको लगता है कि बिहार में कभी राजपूत समाज नेतृत्व करेगा, सर्वोच्च पद पर जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा। कर्म करते चलो, गीता का सार को याद कीजिए, कर्म करते चलेंगे। मुख्यमंत्री बन सकता है समाज। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बनेगा। राजू सिंह भी तैयारी में है। मैं तैयारी में नहीं हूँ, लेकिन जिस समाज की आप बात की वो समाज का मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि ये समाज हमेशा से बलिदानी रहा है, हमेशा से देश के लिए बलिदान किया है। ईश्वर है, ईश्वर देखने वाले हैं, वैसा समय बनेगा, वैसा माहौल आएगा, इसमें से भी कोई निकल के बनेगा। चलिए, अब आपके साहबगंज विधानसभा की कुछ बातें कर ले। वहाँ की महान जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार के सीएम हैं, उससे 5 साल कम आप वहाँ के विधायक रहे हैं, एक ही बार हारे, लगातार जीत रहे हैं। क्या कुछ बदला है, कितना विकास हुआ है साहबगंज में? सही मायने में विकास जिस स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड को मैं नहीं मानता कि 100% परफेक्ट है। बट विकास जितना हुआ है, साहेबगंज 2005 का साहेबगंज और 2025 का साहेबगंज, मुझे लगता है कि 2010 के बाद जो साहेबगंज नहीं गया होगा आज जाएगा तो उसे नहीं लगेगा कि मैं साहेबगंज में आया हूँ। इतनी तेजी गति में विकास हुई है। बाया नदी एक हमारे यहाँ बहती है जो 32 किलोमीटर मेरे क्षेत्र के अंदर बहती है। उस पे पुल, 2 मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, बिंदेश्वरी दुबे जी एक चौचाही घाट पे पुल के लिए कुदाल चलाया, नहीं बन पाया था। और उसी बाया नदी में राजू सिंह ने 2005 में चुनाव जीता, 2015 से 2020 नहीं रहा, 2015 तक में मैंने 22 पुल बनाया। गंडक नदी पे पुल, बंगरा घाट, मैंने अपने ही कार्यकालों में उसको बनवाया। अभी एक पुल वित्त विभाग से पास हो चुका है, फतेहाबाद घाट का पुल, वो बनने जा रहा है। और आपको बता दूं कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले में एक साहेबगंज जैसा विधानसभा क्षेत्र है। मैं आज भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वैसे लीडर्स को, स्वर्गीय रघुवंश बाबू को। भले ही मेरे दल के नहीं थे, वो राष्ट्रीय दल के नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, फिर भी उनके अंदर भी विकास की अभिरुचि थी। और जिस समय मैं पहली बार विधायक बना था, वो ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। और मैंने जितनी रोडों का लिस्ट भेजा, उन्होंने दल की परवाह किए बिना सारे रोड को उन्होंने स्वीकृत किया। और आज मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा रोड किसी विधानसभा में, सबसे ज्यादा किलोमीटर में रोड है
तो साहेबगंज विधानसभा के अंदर। अंतिम समय में तेजस्वी यादव ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? अच्छा नहीं किया, वैसा नहीं होना चाहिए था। और उस तरह के व्यक्तित्व को दल की सीमाओं में बांटना मैं समझता हूँ कि कहीं से सही नहीं। तेजस्वी को एक खामियाजा नरेगा मैन को सम्मान बिहार के अंदर भी मिलना चाहिए। हम लोग जिस तरह से पार्टी में कद बढ़ रहा है, जिस तरह से आ रहे हैं, हम लोग अपनी पार्टियों में भी उनके लिए जरूर बात करेंगे। एनडीए के खाते में हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का साहबगंज और केसरिया तक विस्तार एक बड़ी उपलब्धि है। 3 बड़े चौरों का विकास, सीएचसी में महिला चिकित्सक की तैनाती और डिग्री कॉलेज का नहीं खुल पाना, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा आपके क्षेत्र से निकल कर मैं आया आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में जो बताते हैं उनको नहीं पता, सरमस्तपुर डिग्री कॉलेज हो चुका है। एक रामचंद्रपुर कॉलेज जो मृत प्राय बना था, वो कॉलेज चालू हो गया, उसमें भी इस साल से डिग्री की पढ़ाई होगी। अच्छा। और बहुत सारे कोर्सेज, नए कोर्सेज में साहेबगंज कॉलेज में जुड़वा रहा हूँ। एक विधानसभा के अंदर में 3-3 कॉलेज आपको किसी विधानसभा में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और साहेबगंज में मैंने वहाँ पे बीएड की पढ़ाई शुरू कराई थी। अभी जो है उसमें फूड प्रोसेसिंग का पढ़ाई, इंजीनियरिंग की क्लास के लिए मैंने कल नहीं परसों में मिला था राज्यपाल महोदय जी से। अच्छा। सितंबर में मैं राज्यपाल जी को ले जा रहा हूँ, वहाँ से घोषणा करवाऊंगा। हाँ। और साहेबगंज महाविद्यालय में वो स्टडी में शुरू कराने जा रहा हूँ कि बिहार के किसी भी देहाती कॉलेजों में उपलब्ध नहीं होगा। अच्छा। जो साहेबगंज में कराने जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ और भी मांग है जनता चौड़ से? की मांगे आप कर रहे थे। हाँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपके पास क्वेश्चनआर दिए होंगे जी, कौन सा चौड़ जलमग्न रहने वाला है, तो बताते, आप भी बता देते तब तो मैं जानता कौन सा 3 चौड़ है। मैं एक तो बाया डंडा के बारे में जानता हूँ जो मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता, जिसकी 3 चौरों के बारे में लोग बताए हैं, जिसकी परिकल्पना लोग किया करते थे शिवशान बाबू जब हमारे सांसद हुआ करते थे उस समय का। दूसरा कोई चौड़ पानी वगैरह के बारे में अगर कोई कहता है तो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। देवरिया को प्रखंड बनाने जाने की मांग? बिल्कुल, जब भी बिहार में कोई भी नए प्रखंड बनेंगे, अधिसूचना बाकी है, देवरिया प्रखंड हो चुका है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं, ये बड़ी घोषणा आज मंत्री जी की तरफ से। देवरिया प्रखंड हो चुका है। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसमें देवरिया का नाम प्रथम बुलाएगा। डिग्री कॉलेज के बारे में तो आपने बता ही दिया। सीएचसी में महिला चिकित्सक की पदस्थापना नहीं हो, ये बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए कि मुजफ्फरपुर में ही महिला चिकित्सकों की कमी है। और साहेबगंज इतना बदनाम हो चुका था कि मैंने जब पटना से डायरेक्ट कराया था वहां पे, तो वो बोले कि नौकरी छोड़ देना पसंद करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। अच्छा। लेकिन आज के समय में मैं परसों ही हमारी विश्वविद्यालय की बैठक हो रही थी, उसमें हमारी डीएम से बात हुई। वो सप्ताह में 2 दिन के लिए महिला चिकित्सक का हो रहा है। महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है मुजफ्फरपुर में। वहाँ का जो अपना हॉस्पिटल प्रयास में कर रहा हूँ। बांध निर्माण के समय विस्थापित लोगों के पुनर्वास का भी मसला, मैं काफी लोगों को पुनर्वास के लिए जमीन दिलवाया हूँ। अभी भी मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले कम से कम 200 परिवारों को मैं पर्चा बांटने वाला हूँ। 200 परिवारों को। एक गंभीर संकट है चीनी मिलों का। 3 चीनी मिलों पर किसानों का कुल 47 करोड़ बकाया है। एक मिल बंद हो चुकी है, एक दिवालियापन की प्रक्रिया में है और तीसरी 30% क्षमता पर ही चल रही है क्योंकि उसकी मशीनरी ब्रिटिश काल की है और खरीद दर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है। देखिए, उद्योग के मामले में बिहार बहुत आगे बढ़ चला है। और जहाँ तक चीनी मिल के आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीनी मिलें बंद हो गई, चाहे वो चकिया की चीनी मिल हो, मोतीपुर की चीनी मिल हो, ये बंद हो गई, तो यहाँ के किसानों का पैसा जो है वहीं की जमीन को उद्योग विभाग को देकर के पैसा पेमेंट किए जा रहे हैं। बहुत सारे पेमेंट हो गए। मुद्दा बन रहा है चुनाव में ये? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा, इसलिए उनको पेमेंट हो रहे हैं। और जो चीनी मिल चल रहे हैं वहां भी सरकार के द्वारा ऐड दे करके किसानों का पेमेंट करवाया जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है। चलिए, तो तैयारी मजबूत है मंत्री जी की। चलिए, कुछ कंटेम्पररी जो क्वेश्चंस हैं, अंतिम के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। देखिए, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक कह के संबोधित किया। आपको लगता है कि यह कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान नहीं है? देखिए, जनता का जो नायक है वो तो जननायक है। लेकिन हमारे एक महापुरुष के लिए जो बिहार के धरती पे उनको जननायक कहा गया, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के लोगों के नाम के आगे जननायक लगाना ये निश्चित रूप से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी। और राजद वैसे लोगों के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ, मतलब जिस समय उनको धक्के मार के विधानसभा से बाहर निकालने का, मार्शल से बाहर निकलवाया गया था कर्पूरी ठाकुर जी को। अब देखिए, नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया? कर्पूरी ठाकुर जी के लोगों के द्वारा बोल करके वोट लेने का काम आरजेडी ने किया, राष्ट्रीय जनता दल ने किया। लेकिन वोट लेने का काम किया, सम्मान देने की बारी आई तो किसने दिया?
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक वैसा गठबंधन है जो समाज के हर वर्गों को लेकर के चलती है, समाज के हर वर्गों का सम्मान करती है, जिसका सामने उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल। इसी यात्रा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कह रहे थे कि बिहार का एक बच्चा उनके कान में आकर कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। आपको नहीं लगता है मतलब ये राजनीति चमकाने के लिए बिहार के बच्चों की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं? अब राहुल गांधी का राजनीति चमकने वाला नहीं है। हाँ। अब जल्दी से शादी ब्याह कर करके कहीं जाके दूसरे कंट्री में बस जाए। अच्छा। उनका राजनीति का दूसरे बिहार की कंट्री जनता जान चुकी है। हाँ। बिहार में जो उन्होंने किया है, मंच पे सीतामढ़ी माँ जगत जननी माता के धरती पे जो उनके स्टेज से मंचों से जिस तरह का संबोधन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, ये बहुत ही अपमानजनक रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता इस चीज के लिए उन लोगों को माफ नहीं करेगी। MK स्टालिन बिहार आए, रेवंत रेड्डी बिहार आए वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, कैसे देखते हैं? कई बार इन लोगों ने वो तो आकर के और बिहारियों के खून को गर्म करके चला गया स्टालिन, जिसने कभी बिहारियों की अस्मिता के ऊपर सवाल उठाया था, जिसने डोल्ट बिहारी का भाषा बोला था, वो आदमी बिहार में आकर के बिहारियों को पुराने घाव को ताजा करके चला गया। बिहारी उनको घुसने नहीं दिया, उनको वापस लौटना पड़ा। ये तो और एनडीए के लिए अच्छी बड़ा काम करके चला गया। फायदा होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। वोटर अधिकार यात्रा से आपको नहीं लगता है कि मतलब एक महागठबंधन जो उसकी राजनीति खत्म होने वाली थी, अब धीरे धीरे राजनीति उसकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग या तो ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं जानते, ये क्या वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, किस चीज लेकर रहे हैं? SIR के लिए? क्या इन लोगों ने, इसमें से कोई व्यक्ति, इनके दल का कोई व्यक्ति कहीं किसी एक विधानसभा का बूथ उठा करके देखा है कि SIR में किसका नाम कट रहा है, किसका नहीं कट रहा है? मैं तो अपने यहाँ 10 दिन तक 100 लड़के को रख करके पूरा मैं दिखवाया हूँ। अच्छा। और पूरा लिस्ट दिखवाने के बाद में एक एक चेक किया हूँ। आज शाम को मेरे पास आया, मेरे मोबाइल में भी पड़ा हुआ है। मात्र और मात्र 1370 वोट डुप्लीकेट हैं। और उस 1370 वोट में उसमें मेरे स्वजातीय राजपूत भी हैं, वैश्य भी हैं, सबके वोट, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मतलब इसको टेक्निकली ये कर सकते सबके हैं, वोटर हैं, सबके वोटर कटेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और मैंने सारे को लेकर के भी ये लोग को दे दिया हूँ। मैं इसमें नहीं देखा कि इसमें मुस्लिम काटो, यादव काटो, ये काटो। हमने कहा कि नहीं भाई, ये गलत है, डबलिंग है, इसको ठीक कर दो। एक सर्वे भी आया है कि मतलब लोगों का कहना है कि 60% लोग ऐसा मानते हैं कि SIR कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं है SIR। अब SIR उनको लगता है उन इलाकों में, किशनगंज वगैरह जैसे इलाकों में जहाँ पे बांग्लादेशी वगैरह ज्यादा आकर के पड़ गए हैं, तो उन लोगों को चिंता लगती है 10-20 सीटों की, जहाँ हमारा सीमावर्ती इलाका है वहां पे लोग इस तरह से बन गए हैं, बाहर से आकर के यहाँ वोटर ID बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, उनका नाम जब कटेगा तो उनको चिंता हो रही है। इन सब जगहों पर कहीं SIR कोई मतलब नहीं है। एनडीए में CM फेस का विवाद समाप्त हो गया? कोई विवाद ही नहीं है, कब था भी नहीं। मंच से कहाँ कोई बड़े नेता नहीं, मतलब न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न अमित शाह बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी हमारे नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे, सब लोग बोल रहे हैं। आपके बिहार के जितने नेता हैं जिनको आप समझते हैं कि हाँ यहाँ कंट्राडिक्शन है, वो सबके सब बोल रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है और नीतीश जी ही आगे हमारे नेता भी रहेंगे। तो हमारे नेता रहेंगे मतलब क्या? नेता रहेंगे तो नेता ही मुख्यमंत्री, नीतीश जी ही CM होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ये नहीं है। हमारे अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल में एक अंतिम सवाल ये है कि मुकेश सहनी के बारे में ये चर्चा है कि उन्होंने ये शर्त रख दी है एनडीए के शीर्ष नेताओं के पास कि हमारे पार्टी को छोड़कर जो जाने वाले विधायक थे उनको आप अपने दल से हटा दीजिए, उनको कुछ मत दीजिए, तब हम आ जाएंगे, कम सीट भी दीजिएगा तो आ जाएंगे। मैं इसका जवाब पहले आपको दे दिया था। कि मैं दल को नहीं जानता हूँ। मुकेश सहनी जी हमारे पार्टी में आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मुकेश सहनी जी हमारे सीट पर खुद से चुनाव लड़े तो मैं इस चीज को छोड़ने को तैयार हूँ। मैं उनका स्वागत करके उनका हनुमान बनकर उनके लिए घूमने का काम करूंगा। चलिए, लेकिन वो मेरे सीट पे आ जाए। ये बड़ी घोषणा आपने पहले ही कर दिया है। चलिए, कुछ फनी क्वेश्चन अंतिम के हैं। आपको अब तक किस घटना को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा आया है? थोड़ा सा सोच के बताइए। देखिए, तो थोड़ा सोचने पर जाएगा। गुस्सा तब आता है मुझे, आता है, आया है नहीं, तब आता है जब आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज को जान रहा हो कि मैं उस चीज को जान रहा हूँ और तो भी वो झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, उस समय लगता है कि झूठ, मुझे यही लगता है झूठ बोलना उससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता।
लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब आपको बेवकूफ समझ रहा हो तो उस समय गुस्सा आता है। आप किसी के ऊपर दया करो, आप किसी को दया करके उसकी मदद करो और वो समझे कि मैं इससे ठग रहा हूँ या मैं इसको बेवकूफ बना रहा हूँ, उस समय काफी गुस्सा आता है। आपके जीवन की 3 घटनाएं, एक रामविलास पासवान जी की जब पार्टी आपने छोड़ी, नीतीश जी की पार्टी छोड़ी, मुकेश सहनी की पार्टी छोड़ी, ये 3 बड़े नेता, सबसे ज्यादा गुस्सा किन पर आता है या उस समय की परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि किसी पे नहीं, इसलिए नहीं आता है गुस्सा कि मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं, इन लोगों ने हमको छोड़ा है। मैं तो एनडीए के साथ था, एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के साथ जब तक जिंदगी रहेगी रहूंगा। अगर एक दिन के लिए आपको बिहार का सीएम बना दिया जाए तो पहला बदलाव क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री करना चाहिए। फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य और पूरे प्राइवेटेशन को बंद करना चाहिए और सबकी शिक्षा जो भी बिहार में रहने वाले, चाहे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा क्यों ना हो, किसी मंत्री का बेटा क्यों ना हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए और उसको फ्री कर दो, मुफ्त करो। ये मेरा सबसे पहला ये रहा। सीएम बनना चाहते हैं राजू सिंह? देखिए, इच्छा किसकी नहीं होती, देश सुधारने की, प्रदेश सुधारने की सबकी इच्छा होती है, लेकिन मैं अपने आप को उस रूप में न कभी अभी तक देखा हूँ, उस तरह का सपने नहीं देखा हूँ। जिस दिन लगेगा उस दिन सपने भी देखने लगेंगे और सपने साकार भी होंगे, लेकिन आज तक सपना नहीं देखा। पर्सनल टाइम कैसे स्पेंड करते हैं आप? तो खाली समय? कभी खाली समय होता ही नहीं। कभी नहीं होता? कभी नहीं होता। खाली समय जब भी होता हो तो पढ़ना पसंद करता हूँ और आजकल मोबाइल सहारा हो गया, कुछ पढ़ने का कुछ पढ़ लेता हूँ, पॉलिटिकल बातें पढ़ लेता हूँ, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ लेता हूँ, अच्छा, कभी अपने पूर्व नेताओं के बारे में पढ़ लेता हूँ, कभी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेता हूँ, कभी नक्सली मूवमेंट के बारे में पढ़ लेता हूँ, जो दुनिया को सुधार किया था कम्युनिस्ट वाले, उनकी बात पढ़ता हूँ, कभी माओत्सो की पढ़ता हूँ। कम्युनिस्ट भी पढ़ते हैं? जी आप? बिल्कुल पढ़ता हूँ, उनके भी कुछ अच्छाइयों को पढ़ता हूँ, उनकी अच्छाइयों के ऊपर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पार्टी में मैनिफेस्टो में, पार्टी के मैनिफेस्टो सबका अच्छा ही होता है, सबका बुरा ही होता है। रसिया रहे हैं, उसका भी प्रभाव है आपके जीवन में? है, उसका भी है। मैं रसिया में देखा हूँ समानताएं कैसी होती है। आज मंत्री जी से मिलना हो, मंत्री के गेट पे मंत्री जब घुसते हैं तो इस तरह से अर्दली खड़ा होते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो, और उस तरह से झुक के सलाम करता है। ये गलत बात है। वो भी एक व्यक्ति है ना, हमको मौका मिला, मैं मंत्री हूँ, उसको मौका मिला, वो अर्दली का काम कर रहा है, लेकिन जीने का अधिकार उसको भी समान है और मेरी इच्छा होती है कि मैं भी जब अंदर घुसूं तो उनसे हाथ मिलाऊं। रसिया यूक्रेन युद्ध को कैसे देखते हैं आप? ये मतलब रसिया की अपनी मोनोपोली, अपना एक मजबूत व्यक्ति किसी कमजोर को दबा करके जो लेना चाहता है वही है, दूसरा कुछ नहीं। रसिया की वजह से आज भारत को 50% टैरिफ लगा दिया गया है। देखिए, रसिया की वजह से नहीं, हम रसिया से तेल लेते हैं इसके लिए हुआ, तो उस तेल को लेकर के हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके मेरी इकोनॉमी कितनी सुदृढ़ हुई है, हम चौथे नंबर की इकोनॉमी कैसे बने हैं। इसलिए मैंने अपने किया है, रसिया के लिए थोड़े मैं किया हूँ, और मैं किया हूँ तो तारीफ लगा करके कोई बहुत बड़े मतलब अमेरिका ये नहीं हो जाएंगे। इंडिया अपनी जगह पे है और चौथे से तीसरे नंबर पे आने की तैयारी में। चलिए, अंतिम में रैपिड फायर कुछ सवाल, मैं कुछ नाम लूंगा और आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द या सेंटेंस उनके बारे में समझ में आए आप बता सकते हैं, पास भी कर सकते हैं आप। पहला नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युग पुरुष। युग पुरुष। नीतीश कुमार। मजबूत इरादा। लालू यादव। पक्ष का पहाड़, भ्रष्टता की प्रकाष्ठा। भ्रष्टता की प्रकाष्ठा। राहुल गांधी। पप्पू। पप्पू। तेजस्वी यादव। बेकार की कोशिश। चिराग पासवान। उभरता हुआ सितारा। मुकेश सहनी। व्यवसायी। सम्राट चौधरी। उभरता हुआ नेता। विजय सिन्हा। अच्छे राजनेता। अनंत सिंह। बाहुबली नेता। सूरजभान सिंह। बाहुबली नेता। अंत में पप्पू यादव, युवाओं का मार्गदर्शक। अगर राजू सिंह पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? जिस क्षेत्र में होते, लोगों की सेवा की भावना से जुड़े होते, नेतृत्व करते रहते। जिस क्षेत्र में होते नेतृत्व करते। बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
देखिए, मैं बिहार के सारे पर्यटन स्थलों को अभी तक नहीं घूम पाया हूँ, नहीं सबों को जान पाया हूँ। लेकिन जितना मैं घूमा उसमें हमको सबसे अच्छा जो लगा ओढ़नी डैम पे। ओढ़नी डैम, ओढ़नी डैम, बांका। बांका। क्या राजू सिंह किसी स्पिरिचुअल गुरु को भी फॉलो करते हैं? मेरे एक गुरु हैं, जिनको मैं गुरु भगवान सब कुछ मानता हूँ, वो भगवान भोलेनाथ हैं, भोले शंकर हैं। आज के युवाओं को सबसे ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए, भगवत गीता या भारतीय संविधान, और क्यों? युवाओं को इसलिए भागवत गीता पढ़ना चाहिए, उनको दोनों पढ़ना चाहिए, लेकिन भागवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए कि भागवत गीता जीवन जीने की शैली बताती है और युवाओं का जिंदगी पूरा पड़ा हुआ है, इसलिए उनको भागवत गीता पढ़नी चाहिए। भागवत गीता पढ़ेंगे तो जीवन की शैली समझेंगे, जीवन जीने की शैली समझेंगे, और जब जीवन जीने की शैली समझेंगे तो संविधान भी उसी में आ जाएगा। अंतिम सवाल, राजू सिंह जी फिल्म देखते हैं कि नहीं, और देखते हैं तो फेवरेट फिल्म, फेवरेट हीरो, हीरोइन? देखिए, फिल्म देखना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन अच्छा। दशरथ माझी ने जो फिल्म बनाया था उस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करता हूँ, जो किसी व्यक्ति पे आधारित हो, जो कहीं ना कहीं से आदमी में एक अलग से एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करे कि इसने ये किया है, उस तरह की फिल्म हो तब, या टेली फिल्म हो तब, उस तरह की फिल्में कोई देखना फेवरेट पसंद हीरो, करता हीरोइन? हूं। कोई नहीं, ऐसा अमिताभ बच्चन को मैं फॉलो करता था। तो चलिए, इस पूरे पॉडकास्ट का अंतिम समय है। आपने बहुत सारे सवालों के, हमारे आड़े तिरछे हर तरह के सवालों के बखूबी और बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार है इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।